सेयर परिवार के जजमेंट सेरेमोनी में बच्चों की माना प्योरिटी और माना एट्रीब्यूट रिवील होना था ताकि तय हो सके कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन्स और ओरा यूजेस वाली फैमिली के नाम के लायक है। पहला लड़का जायंट स्टोन सॉर्ड के पास जाता है और सॉर्ड ग्रीन ओरा से चमकती है, दिखाती है कि उसका विंड एट्रीब्यूट और एवरेज से हायर माना प्योरिटी है। नेक्स्ट लड़की आती है और सॉर्ड ब्लू ओरा छोड़ती है, पहले से भी बेहतर, जिससे सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं कि फैमिली को एक और प्रोजी मिला है। आखिर रियान की बारी आती है। पेट्रियार्क उसे आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही रियान सॉर्ड को छूता है वो बस पेंट वाइट ओरा छोड़ती है जो सबसे कमजोर मानी जाती है। बाकी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं लेकिन पेट्रियार्क उन्हें चुप करा देता है और सेरेमोनी जल्दी खत्म कर देता है। जब हॉल खाली हो जाता है और सिर्फ पेट्रियार्क और उसका सर्वेंट बचते हैं, तभी जायंट सॉर्ड अचानक फिर से चमक उठती है। इस बार ब्लेजिंग गोल्डन फायर ओरा के साथ वही पावर जो ज़ाइगार्ड फैमिली के फाउंडर के पास थी और जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती थी। पेट्रियार्क स्टंट रह जाता है और सोचता है कि रेयन कितना पावरफुल बन सकता है, लेकिन पेट्रियार्क भी नहीं जानता कि रेयन कौन है। वो रिबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट एसेसिन है जिसे उसके ही मास्टर ने बिट्रे किया था। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर राव को जो अपने मेंटोर के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके मेंटोर डैरियस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो राव की तारीफ कर रहा था कि उसने शैडो लीडर के तौर पर कितना बेहतरीन काम किया है। डैरियस कहता है कि राव की वजह से उनकी फैमिली ने बहुत तेजी से तरक्की की है। राव अपनी नीली आंखें बंद कर लेता है और बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है कि उसने बस वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है। डैरियस उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मर्सनरीज को आजादी की जरूरत है? राव, जो बचपन से एक शैडो की तरह पलार बड़ा था, जवाब देता है कि शैडोज को फीलिंग्स की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन तभी पिज्जा में कुछ बदलता है। डैरियस के चारों तरफ एक नीले रंग की मिस धुंध दिखाई देने लगती है। उसकी आवाज में अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो राव से पूछता है, तो फिर तुमने अपनी मर्जी से काम क्यों किया? तुम उस माइंड कंट्रोल से आजाद कैसे हुए? ये सुनते ही राव की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि डैरियस को ये बात कैसे पता चली। दोस्तों, असल में रॉबर्ट फैमिली ने माइंड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करके राव और उसके जैसे कई बच्चों को बचपन से कंट्रोल कर रखा था। वो लोग छोटे बच्चों को किडनैप करते या खरीदते थे और उन्हें शैडोज यानी हायर्ड किलर्स बना देते थे। ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी उस फैमिली के गंदे काम करने में बिता देते थे, बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते की तरह। राव भी इसी माइंड कंट्रोल में था, लेकिन पिछले मिशन के दौरान उसने किसी तरह उन जंजीरों को तोड़ दिया था। राव सीधा डैरियस की आंखों में देखता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। डैरियस एक शैतानी हिंसी हंसता है और अपनी उंगली उठाते हुए कहता है, सभी मर्डरर्स के गले में दो कालस पट्टे होते हैं। पहला तो माइंड कंट्रोल था जिसे तुमने किसी तरह तोड़ दिया, लेकिन फिर वो अपनी चुटकी बजाता है और कहता है, अब बारी है दूसरे कॉलर की। जैसे ही डैरियस चुटकी बजाता है, राव को अपने शरीर के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। राव अपने सीने को पकड़ लेता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आरी से उसका दिल काट रहा हो। डैरियस मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन करता है कि ये रेजिंग वर्म है, एक ऐसा पैरासाइट जो डैरियस की ऑर्डर पर उसके दिल को खा रहा है। राव दर्द से तड़प रहा था और वो नफरत भरी नजरों से अपने मेंटोर को देखता है। वो सोचता है कि ये आदमी दुनिया के सामने जस्टिस की बातें करता है, लेकिन असलियत में ये कितना नीच है। डैरियस बड़े सुकून से कहता है कि ये क्रूरटी नहीं बल्कि सावधानी है। वो कहता है कि हर इंसान जिंदगी भर कोई न कोई मास्क पहनता है, बस उसका मास्क दूसरों से थोड़ा मोटा है। राव जमीन पर गिर जाता है, उसका खून बह रहा था। वो अपने बचपन को याद करता है। उसे उस उम्र में किडनैप किया गया था जब उसे कुछ याद भी नहीं था। उसे रॉबर्ट फैमिली के एक हंटिंग डॉग की तरह पाला गया। शैडो लीडर बनने के बाद भी वो बिना दिल और बिना इमोशंस के जिया। उसे लगा था कि फायर रिंग टेक्निक सीखने के बाद उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ मौत थी। राव जमीन पर पड़ा हुआ सोचता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे ऐसी बेमौत मरना पड़ रहा है। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो फैसला करता है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मरना ही है तो दुश्मन को घाव देकर ही मरेगा। डैरियस ये देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है, इस हालत में तुम खड़े कैसे हो सकते हो? राव उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गुस्से से उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वो अपना मुंह खोलता है और जोर से चिल्लाता है कि वो अपमान के साथ नहीं मरेगा। वो अपनी बची कुची एनर्जी को इकट्ठा करता है और डैरियस पर एक जोरदार हमला करता है। एक तेज रोशनी चमकती है। डैरियस अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो बस अपना हाथ हिलाता है। अगले ही पल राव का सर उसके कंधों से अलग होकर हवा में उड़ जाता है। उसका सर जमीन पर गिरता है और उसके चेहरे पर अभी भी शौक के एक्सप्रेशंस थे। डैरियस राव की लाश को देखकर सोचता है, मुझे लगा था मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इस कचरे ने सिर्फ माइंड कंट्रोल तोड़ा बल्कि मुझ पर हमला भी किया। डैरियस अपने घाव को देखता है और कहता है, बहुत समय हो गया जब मुझे मेरे ही पाले हुए कुत्ते ने काटा हो। डैरियस वहाँ से मुड़ता है और अपने स्लेव्स को
ऑर्डर देता है कि लाश को हटा दिया जाए। राव मर चुका था, लेकिन उसकी खुली हुई आंखों में अब भी गुस्सा था। उसकी आत्मा मानो अब भी जल रही थी। वो खुद को आग के बीच खड़ा पाता है। उसे गुस्सा था कि उसे बिना किसी वजह के ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। राव का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो मरने के बाद भी शांत नहीं था। वो मन ही मन गॉड और डेविल दोनों से मदद मांगता है। वो बदला लेना चाहता था किसी भी कीमत पर। तभी उसके पास पड़ा एक आर्टिफैक्ट चमकने लगता है। एक सिस्टम मैसेज आता है, द यंग मैन हैज बीन चोजन बाय एंजल। इस युवक को क्रोध ने चुन लिया है, लेकिन अफसोस वो मर चुका था। तभी सीन बदलता है। हम एक खूबसूरत नजारा देखते हैं। एक बागीचा जहाँ तितलियां उड़ रही हैं। एक औरत जिसका नाम सिल्विया है, वो एक बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। वो बच्चा अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाता है। उसकी आंखें गोल और लाल रंग की हैं। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारा MC राउन है। सिल्विया उसे गले लगाती है और कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। राउन, जो अब एक छोटा बच्चा है, अपनी एक आंख बंद करके सोचता है कि उसे अभी भी इस नई जिंदगी की आदत नहीं हुई है। सिल्विया उसे बोलने की कोशिश करवा रही थी, लेकिन राउन शर्म के मारे अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। राउन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें, मेमोरीज अभी याद हैं। पहले उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है या वो 100 दिनों से सो रहा है, लेकिन वक्त गुजरता गया और वो इस सपने से नहीं जागा। तब उसे यकीन हो गया कि उसका पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन हुआ है। सिल्विया खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, आज मौसम कितना सुहाना है। फिर वो थोड़ी उदास होकर कहती है कि वो चाहती है कि हेड और द हाउस जल्द से जल्द वापस आ जाएं। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्चे का नाम वही रखेंगे। राव ऊपर देखता है और सोचता है कि उसे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं था जो उसे पैदा होने से पहले दिया गया था। राव को पता चलता है कि पिछले 100 दिनों में हेड और द हाउस एक बार भी उसे देखने नहीं आए हैं। वो अपने कमरे को देखता है जो बेहद आलीशान था। छत से महंगे कर्टन्स लटके हुए थे। राउन समझ जाता है कि वो एक बहुत अमीर और नोबल फैमिली में पैदा हुआ है। राउन के दिमाग में डैरियस का चेहरा आता है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे बदला लेना है। वो गुस्सा और बदले की आग जो मरते वक्त उसके अंदर थी, वो अब भी वैसी ही है, लेकिन वो जानता है कि अभी जल्दबाजी करने का वक्त नहीं है। वो नीले कार्पेट पर खड़ा होकर सोचता है कि उसे अपनी फायर रिंग टेक्निक को फिर से मास्टर करना होगा। राउन को रॉबर्ट फैमिली के इतिहास का सबसे बेस्ट असैसिन माना जाता था, इसलिए वो अपने गुस्से को दबाकर सही वक्त का इंतजार करने को तैयार था। वो सोचता है कि ये घर उस रॉबर्ट फैमिली के घर से भी ज्यादा आलीशान और बड़े लेवल का है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और हेलन नाम की मेड चिल्लाते हुए अंदर आती है। सिल्विया पीछे मुड़ती है और हेलन घबराते हुए बताती है कि हेड और द हाउस आ रही हैं। ये सुनकर सिल्विया के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत डर जाती है। मेड कहती है कि अब उनके पास खाना बनाने का भी वक्त नहीं है क्योंकि वो आ चुके हैं। तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है। राव और सिल्विया दोनों डर कर सामने देखते हैं। राउन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे एक ऐसी पावर महसूस होती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। 3 काले साए सिलुएट्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक आदमी चल रहा था जिसने लाल रंग का लंबा क्लोक पहना हुआ था। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही वहाँ एक भारी प्रेशर बन गया था। सिल्विया डर के मारे राउन को अपने सीने से लगा लेती है। वो आदमी सिल्विया के पास आता है और बिना किसी इमोशन के बच्चे की तरफ इशारा करता है। राउन के गाल पर पसीने की एक बूंद गिरती है। वो इस आदमी को पहचानता था। ये आदमी ग्लेन ज़ीगार्ड था, जिसे किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। राव के चेहरे पर खौफ था। उसे रियलाइज होता है कि वो कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में पैदा हुआ है। किंग उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और ऐलान करता है, आज से इसका नाम राव होगा। वो आगे कहता है, अपने नाम के मतलब की तरह ये एक शांत शैडो परछाई में रहेगा, जैसे कि इसका कोई वजूदहीन हो। राव की आंखें फैल जाती हैं। उसे फिर से वही नाम मिला और वही बदनसी भी, जैसे उसकी पिछली जिंदगी का ही कोई कंटिन्यूएशन हो। सिल्विया अपने पिता के पीछे पीछे चलती है। खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए जाते हैं। रात हो जाती है। राउन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या घर के सब लोग सो चुके हैं। वो उठकर बैठता है। उसे लगता है कि पिछले 100 दिन उसके ये कैद जैसे थे, क्योंकि वो हमेशा नींद में रहता था। सिल्विया हमेशा उसके पास रहती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला। असल में राव माना का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। राव अपनी छोटी सी बॉडी के साथ वही पोज बनाता है जो वो अपनी पिछली जिंदगी में कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करता था। वो रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट करता है। आमतौर पर लोग नेचर से मान लेते हैं, लेकिन रिंग ऑफ फायर अलग है। ये दिल पर एक रिंग बनाता है जो स्टेमिना और फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है। राव मन ही मन डैरियस के बारे में सोचता है। वो जानता है कि डैरियस भी रिंग ऑफ फायर की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाएगा। राव सोचता है कि अगर वो इस टेक्निक से अपनी बॉडी को मजबूत कर ले और साथ ही ज़ीगार्ड फैमिली की सॉर्ट टेक्निक्स सीख ले, तो उसका बदला अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा। और महसूस करता है कि उसकी नई बॉडी के मानस सर्किट्स में भयानक ठंडा कोल्ड भरी हुई है। उसके शरीर में 9 जगह ब्लॉकेज है, जिसे अगर ठीक नहीं किया गया तो वो मर सकता है। वो फैसला करता है कि उसे इस फायर और आइस की एनर्जी को एक साथ मिलाना होगा। बाहर जंगल के ऊपर सफेद चांद चमक रहा था। राउंड धीरे धीरे प्रोसेस शुरू करता है, लेकिन वो अभी एक बच्चा है, इसलिए उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। वो हैरान होता है कि थोड़ी सी कल्टीवेशन से ही वो इतना थक गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगता
लगता है और वो वहीं लुढ़ कर सो जाता है। अंधेरे कमरे में ग्लेन उसका दादा चुपचाप उसे देख रहा था। वो अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सूरज निकलता है। रेयन कार्पेट पर रिंग खोल रहा था और बच्चों जैसी आवाजें निकाल रहा था। सिल्विया उसे देखकर बहुत खुश होती है और ताली बजाती है। राव का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अंदर से एक अडल्ट है, लेकिन उसे लगता है कि ये बच्चे वाली एक्टिंग करते करते वो क्षण से मर जाएगा। सिल्वी उसे गोद में उठा लेती है। रेयन महसूस करता है कि कल रात की मेहनत के बाद अब उसे वो कोल्ड एनर्जी बर्दाश्त करना थोड़ा आसान लग रहा है। तभी सिल्विया को किसी की आवाज सुनाई देती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक बूढ़ा आदमी जो काले पड़े पुराने कपड़ों में था अपनी आंखें बंद किए हुए अंदर आता है। वो मुस्कुराते हुए सिल्विया से कहता है कि उसे अंकल बुलाए। रेयन उस आदमी को देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। रेयन उसे पहचान लेता है। वो अपने ख्यालों में एक ऐसे बूढ़े को देखता है जिसके हाथ में स्टाफ होता है। दोस्तों, ये कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि सेंट इन रैग्स है, एक ऐसा लेजेंड जिसके पास हीलिंग और डिवाइन पावर्स हैं, लेकिन वो एक आवारा की तरह घूमता है। ये ओल्ड हीलर अपनी दाढ़ी को छूते हुए बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसने एक बच्चे के जन्म के बारे में सुना था। सीन शिफ्ट होता है और वो हीलर उस नन्हे बच्चे यानी हमारे एमसी मेन कैरेक्टर को अपनी गोद में उठा लेता है। हीलर गौर करता है कि बच्चे की आंखें लाल हैं और उसके बाल सुनहरे रंग के हैं। तभी वो सेंट ऊपर देखता है और पूछता है कि आखिर इस लड़के का नाम क्या रखा गया है। तभी हमें बच्चे की माँ सिल्विया दिखाई देती है। वो थोड़ी नर्वस है और दूसरी तरफ देखते हुए जवाब देती है कि इसका नाम रेयन है। हीलर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और पूछता है, क्या तुमने इसका नाम शैडो परछाई के मतलब पर रखा है? तभी हीलर पीछे मुड़ता है और पूछता है कि ग्लेन फैमिली हेड इस बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर हमारा एमसी जो एक बच्चे के शरीर में है लेकिन जिसका दिमाग एक अडल्ट का है, वो ऊपर देखता है और सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी किन को इतने इनफॉर्मली बुला रहा है। इसका मतलब ये दोनों काफी क्लोज होंगे। वो सेंट बच्चे को अपने सीने से लगाता है और कहता है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास चलते हैं। अचानक हीलर अपना हाथ एमसी की बॉडी पर रखता है। सिल्विया ये सब बहुत ही एक्साइटमेंट और डर के साथ देख रही होती है। हीलर के माथे पर शिकन आ जाती है। वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि बच्चे की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। हीलर बताता है कि रेयन के अंदर कर्स और बिटर कोल्ड यानी भयानक ठंड का श्राप है। ये सुनकर सिल्विया घबरा जाती है और पसीने से भीग जाती है। हीलर बच्चे को वापस उसकी माँ को सौंप देता है और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है इसकी मानस सर्किट पूरी तरह से कोल्ड एनर्जी से क्लॉग्ड बंद हो चुकी है। इसका एक सॉल्यूशन बनना अब बहुत मुश्किल है। सिल्विया की आंखें ये सुनकर पटी की पटी रह जाती है। वो बहुत डर गई है। सेंट अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, सोचिए एक माँ पर क्या बीत रही होगी। सिल्विया के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओल्ड मैन अपनी भौहें सिकोड़ता है और कहता है कि वो पहले बच्चे के लिए कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करेगा। तभी पीछे से एक मेड आती है और अनाउंस करती है कि फैमिली हेड अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। हीलर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ग्लेन हमेशा की तरह गलत समय पर ही बुलाता है। वो हेलन की तरफ बढ़ता है। इधर हमारा नन्हा एमसी रेयन दूसरी तरफ देख रहा है। उसे अपनी कर्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी गाल पर एक आंसू गिरता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अभी अपनी फायर रिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सिल्विया पूरी तरह काम रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो अपनी गाल पोंछती है और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि वो अपने बेटे को इस तरह नहीं खो सकती। वो रेयन को कसकर अपने गले लगा लेती है और चिल्लाती है कि मैं उसे किसी भी तरह ठीक करके रहूंगी। सिल्विया अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वादा करती है कि वो कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी। अभी एमसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने सीने में एक बहुत ही तेज और धक धक करता हुआ दर्द महसूस होता है। उस दर्द में उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहाँ वो एक मर्सनरी की बॉडी में था और वो ऐसा कुछ दोबारा नहीं देखना चाहता था। रेयन अपना नन्हा हाथ सिल्विया की तरफ बढ़ाता है। वो चाहता है कि उसकी माँ रोना बंद कर दे। सिल्विया ये देखकर हैरान रह जाती है और अपना मुंह खोल देती है। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ का भीगा हुआ चेहरा पोंछ रहा है। सिल्विया एकदम हैरान होकर अपने बच्चे को देखती है। रेयन अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला देता है। सिल्विया की आंखें हैरानी से पटी रह जाती हैं। वो वहीं जम जाती है। तभी गेन ग्रैंडफादर दूसरी तरफ देखता है और पूछता है, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? सिल्विया जो कि किंग की बेटी है, मेड की चीखों को इग्नोर करते हुए दरवाजा खोलती है और सीधे कमरे के अंदर भागती है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। किंग अपनी भौहें चढ़ाता है और गुस्से में पूछता है, ये क्या बदतमीजी है? फिर वो दूसरी तरफ देखता है और अचानक चुप हो जाता है। सिल्विया फर्श पर अपने हाथ रखती है और घुटनों के बल बैठकर हाउस हेड से भीख मांगती है कि वो उसके बेटे को बचा ले। वहाँ टेबल पर कुछ आदमी बैठे हैं जो उस लड़की की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सिल्विया जोर से बोलती है, ग्लेन आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे बेटे आपके पोते की हालत कैसी है। ग्लेन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बहुत ही रूखा जवाब देता है। वो कहता
कहता है रियन के लिए एक वॉरियर की तरह जीना मुश्किल होगा और मुझे ऐसे इंसान की मदद करने में कोई पॉइंट नहीं दिखता जो फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ग्लेन कुर्सी पर बैठते हुए कहता है ये वही पोता है जिससे तुम फैमिली छोड़ने के बाद वापस लेकर आए हो। सिल्विया फूट फूट कर रोने लगती है। किंग उसे ताना मारते हुए कहता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इस लड़के को सिगर्ट नाम दिया है। तभी हाउस हेड के आदेश पर गार्ड्स आ जाते हैं और सिल्विया को बानों से पकड़ लेते हैं। वो सिसकती है और जोर जोर से चिल्लाती है पिताजी कृपया रेयन को बचा लीजिए। एक सबॉर्डिनेट अपना हाथ लगाकर उसका रास्ता रोक देता है। सिल्विया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका हाथ अभी भी हवा में मदद के लिए उठा हुआ है। ओल्ड मैन हिल मुड़ता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपने दोस्त गेन को जिद्दी कहता है। गेन अपने कप से चाय पीता है और हीलर से कहता है कि मुझे एमसी की हालत के बारे में और बताओ। हीलर अपनी भौहें सिकोड़ता है और बताता है लड़के की मानस सर्किट ठंड की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा हालात और खतरनाक होते जाएंगे। वो ओल्ड मैन अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और एक राज की बात बताता है। वो कहता है हाउस हेड ग्लेन ने अपनी ओर से उस ठंड को थोड़ा पीछे धकेल दिया है, इसलिए कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके पोते का वॉरियर बनना लगभग नामुमकिन है। गेन चाय का मग अपने होठों तक ले जाता है और कहता है उसका बस जिंदा रहना ही काफी होगा। वो चाय को टेबल पर रखता है। तभी सेंट उससे पूछता है तुमने उसका नाम रेयन क्यों रखा। ग्लेन अपना मुंह खोलता है, हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए एक्सप्लेन करता है कि रेयन का मतलब सिर्फ शैडो परछाई नहीं होता। चाय के प्याले में ग्लेन की परछाई दिख रही है। वो आगे कहता है 1000 साल पहले इस नाम का एक बिल्कुल ही अलग मतलब हुआ करता था। मैंशन के ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है। सीन चेंज होता है। एमसी अपना मुंह खोलता है और वो कड़वी दवाई पी रहा है। सब लोग अपनी आंखें बंद करके उसके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। सिल्विया एक आंख खोल कर देखती है। रेयन अपने दोनों हाथ अपनी माँ की तरफ बढ़ाता है। सिल्विया और हेलन मेड उसे देखकर मुस्कुराते हैं और एडमायर करते हैं कि कैसे वो बच्चा इतनी कड़वी दवाई को बर्दाश्त कर गया। माँ की आंख से एक आंसू गिरता है। वो लोग खिड़की के पास खड़े हैं। एमसी मन ही मन सोचता है ये दवाई अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फायर की प्रॉपर्टीज हैं। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है और अपने हाथ में फायर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। दोस्तों अब यहाँ पर एक टाइम स्किप होता है। ये दवाई लेते हुए और ट्रेनिंग करते हुए उसे 2 साल बीत चुके हैं। खिड़की के बाहर रोशनी है। सिल्विया और हेलन सुबह और दोपहर के समय उसके साथ खेलते हैं, लेकिन आधी रात के समय वो एक्सरसाइज करता है। वो खिड़की के सामने बैठा है। अब वो 5 साल का हो चुका है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, सेकंड रिंग ऑफ फायर क्रिएटेड। वो लड़का मुस्कुराता है। वो स्क्रीन को घूरता है और खुश होता है कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। बिस्तर पर बैठे बैठे वो सोचता है अब आग की दूसरी रिंग मेरे दिल के चारों ओर घूम रही है और पहली रिंग के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो साइड में देखता है। हेलन उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो लॉन्ड्री के लिए कपड़े ले जा सकती है। मेड कपड़े जमा करने लगती है। एमसी साइड में देखता है और अंदाजा लगाता है कि हेलन को वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही उसने रिंग का फर्स्ट लेवल पार किया था, ये स्क्रीन अचानक उसके सामने आ गई थी। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। उसे वहाँ स्किल की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। पता चलता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक अरिस्टोक्रेट अपनी करंट स्टेट स्थिति को चेक कर सकता है। वो बिस्तर पर बैठा है। हेलन के रिएक्शन से ये साफ है कि उसे ये विंडो नहीं दिख रही। एमसी अपनी ठुड्डी को छूता है और सोचता है कर्स ऑफ बिटर कोल्ड और मेरी लो एंड्योरेंस कम सहनशक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो देखता है कि बिल्डिंग में हर कोई इस बात को लेकर परेशान रहता है कि कहीं उसे तकलीफ तो नहीं हो रही। सिल्विया अपने बेटे को गोद में सुलाती है और उसे सोते हुए दिखती है। वो और हेलन प्यार से मुस्कुराते हैं। रेयन बिस्तर के किनारे पर बैठता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है मेरे पास अभी भी बहुत वक्त है, इसलिए मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। वो इमेजिन करता है कि वो एक खेत में गिर रहा है। वो सोचता है कि उसकी लो एंड्योरेंस की वजह से ही वो इतनी जल्दी थक जाता है, यहाँ तक कि जरा सा हिलने पर भी उसके हाथों में आग महसूस होती है। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे बेस्ट असैसिन, सबसे बेहतरीन हत्यारा कहा जाता था। वो सोचता है अगर मैंने सीगर्ड सोर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर ली तो मैं बिना किसी परेशानी के उस डारियस डीरस का सिर काट सकूंगा। एमसी अपने हाथों को देखता है और फैसला करता है कि अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है वो कमीना डारियस इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। वो स्लेव मास्टर डारियस की हंसती हुई सूरत याद करता है और सोचता है कि अगर उसने अभी से बदले रिवेंज पर फोकस करना शुरू किया तो उसका दिमाग ये सब झेल नहीं पाएगा। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन है। सिल्विया मुस्कुराते हुए कहती है कि आज उन्हें कहीं जाना है। एमसी लोटस पोजीशन पद्मासन में बैठा हुआ है। वो सोचता है कि इस कॉन्टिनेंट पर एक ऐसी ताकत है जो संतुलन बनाए रखती है। 6 किंग्स एंड
5 डीमंस। एक गाड़ी काट सड़क पर जा रही है। जिस फैमिली में हमारे प्रोटैगनिस्ट का जन्म हुआ है वो इन्हीं 6 किंग्स में से एक है। वो खिड़की से बाहर देख रहा है। किंग्स का सब पर अच्छा प्रभाव है जबकि डीमंस शांति और सुकून के लिए खतरा है। और इनमें से हर ताकत अपनी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज पहचानने करने के लिए एक सेरेमनी रखती है। गाड़ी अब कासल महल के करीब पहुंच रही है और आज सीगर्ट फैमिली की रिकॉग्निशन सेरेमनी का दिन है। अंदर बहुत सारे अरिस्टोक्रेट्स मौजूद हैं। वो लोग झुंड में खड़े होकर बातें कि खन का चौथा बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिल्विया अंदर जाती है। सब लोग मुड़कर उसे नफरत कंटेम्प्ट भरी नजरों से देखते हैं। भीड़ उसे घूर रही है। आदमियों के चेहरों पर डिस्गस्ट घना साफ दिख रही है। सिल्विया ने रियन का हाथ पकड़ा हुआ है जबकि आसपास खड़े वो कमीने उनके बारे में बातें कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है जबकि दूसरे अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। एमसी अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके रिश्तेदारों के पास उसकी माँ के बारे में इस तरह बात करने की क्या वजह है। वो अपनी माँ के साथ चल रहा है। तभी कोई उसे बेशर्म शेमलेस कहता है। एमसी गुस्से में फ्राउन करता है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि सिल्विया कहती है सब ठीक है। वो एक मुस्कान के साथ दूसरी तरफ देखती है। वो उसे कहती है सिर्फ मेरी तरफ देखो। माँ अपने बेटे का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। तभी वो पीछे मुड़ते हैं क्योंकि हाउस हेड एंटर करने वाले हैं। किंग कुछ कदम आगे बढ़ाता है। एमसी ऊपर देखता है और सोचता है हमने 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। ग्लेन ने सोने के गहने पहने हुए हैं। ग्लेन अपने सिंहासन थ्रोन पर बैठा है। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है और कहता है कि सब लोग जमा हो गए हैं। अचानक कमरे के बीचों बीच एक विशाल तलवार ह्यूज सॉर्ड प्रकट होती है। एमसी ऊपर देखता है और अंदाजा लगाता है कि ये सॉर्ड और डिसर्नमेंट परखने की तलवार है। वो सोचता है अगर कोई इस पर हाथ रखे तो ये इंसान के अंदर मौजूद माना के एट्रीब्यूट्स गुणों को पहचान सकती है। एक वक्त कागज का टुकड़ा उठाता है और कहता है कि बैरन सबसे पहले शुरू करेगा। वो लड़का बैरन खुशी से चिल्लाते हुए रेलिंग के पास जाता है। वो अपना हाथ हथियार पर रखता है। 4 साल की उम्र तक बच्चों की स्कल खोपड़ी जो पहले खुली होती है वो बंद होने लगती है और उसके बाद एट्रीब्यूट्स नहीं बदलते। तलवार के चारों ओर एक हरी रोशनी ग्रीन लाइट चमकने लगती है। एक ऐसा इवेंट जहां ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उनके माना एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं उसे ही रिकॉग्निशन सेरेमनी कहते हैं। बैरन के माता पिता खुशी से मुस्कुराते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ग्लेन नीचे देखता है और कहता है कि ये एक फ्यूचर सॉल्जमैन के लिए अच्छा एट्रीब्यूट है और बैरन को सलाह देता है कि वो हवा विंड को महसूस करने पर फोकस करे। फिर रीनन अपनी कुर्सी से कूद कर आती है। जब वो तलवार के पास खड़ी होती है रियन सोचता है कि माना की शुद्धता प्योरिटी इससे तय होती है कि रोशनी तलवार के ब्लेड पर कहां तक पहुंचती है। वो सीधे घूरता है कि कैसे सीगार्ड फैमिली एबिलिटीज को डिफाइन करती है। अरिस्टोक्रेट्स अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेते हैं। लड़की की एबिलिटीज पर डिस्कशन हो रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक दिल हार्ट को इमेजिन करता है और सोचता है मुझे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी माना सर्किट में अभी भी बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है। किंग अपना मुंह खोलता है और कहता है कि अब आखिरी पार्टिसिपेंट की बारी है। सब लोग नफरत भरे चेहरों के साथ पीछे मुड़ते हैं। एमसी अपनी भौहें सिकोड़ता है। किंग बहुत ध्यान से नीचे देखता है। उसका पोता उस हथियार के सामने खड़ा है। सिल्विया अपने बेटे को देखती है और उसे जाने के लिए कहती है। वो साइड में देखता है और सोचता है कि उसे असल में किसी चीज की उम्मीद नहीं है। माँ अपना हाथ उठाती है और कहती है कि बस वही करो जो बाकी बच्चों ने किया। एमसी की स्किन पर पसीने की बूंद आ जाती है। वो अपना हाथ उठाता है। तलवार के चारों ओर आग फायर दिखाई देती है। उसके चेहरे पर हवा का झोंका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस तरह की रोशनी है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे बहुत सारे भयानक मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। अजीबोगरीब जीव उस वॉरियर को घूर रहे हैं। एमसी उस अजनबी के पीछे बैठा है। वो नाइट अपनी तलवार ऊंची उठाता है। एक सुनहरी रोशनी गोल्डन लाइट की किरण दुश्मनों पर हमला करती है। एक जोरदार धमाका होता है। एमसी की आंखें सदमे शौक में पटी रह जाती है। फिर वो कांप उठता है और उसे वो पत्थर की तलवार याद आती है। रियलिटी में उसकी माना की लाइट बीच तक भी नहीं पहुंची थी। अरिस्टोक्रेट्स हंसने लगते हैं और चिल्लाते हैं हमने पहली बार ऐसी माना देखी है और वो भी बिना किसी एट्रीब्यूट के। किंग नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ता है। सिल्विया अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है सब ठीक है। रिश्तेदार उन्हें देखते हैं और उन पर हंसते हैं। गैन अपना मुंह खोलता है और उन्हें चुप रहने का आदेश देता है। वो सब तेजी से मुड़ते हैं। हाउस हेड सिंहासन पर बैठा है और कहता है यहाँ बहुत शोर हो रहा है। फिर वो साइड में देखता है और अनाउंस करता है कि सेरेमनी खत्म हो चुकी है और सबको जाने का आदेश देता है। भीड़ में लोग दबी हुई हंसी ग्रिन्स हंस रहे हैं। बटलर अपना हाथ सीने पर रखता है और बैरन से कहता है कि अब उनके जाने का समय हो गया है। दरवाजे जोर से बंद होते हैं। अब कमरे के बीचों बीच वो पत्थर की तलवार अकेली खड़ी है। ग्लेन अपने गाल पर हाथ रखता है और कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों तभी एक चमत्कार होता है। अचानक नीचे से एक लाल रोशनी रेड लाइट निकलना शुरू होती है। ओल्ड मैन डेंग की आंखें हैरानी से बाहर निकल आती हैं। वो हथियार एक आग जैसी एनर्जी फायरी एनर्जी से घिर जाता है। किंग अपना सिर ऊपर उठाता है। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है और सोचता है ये रोशनी तो बिल्कुल सूरज सन जैसी है। वो एक किताब बुक निकालता है और कहता है हाउस सीगार्ड के पहले चैप्टर की ऑरा एक ट्रांसेंडेंट
ट्रांसेंडेंट फायरी पावर अलौकिक अग्नि शक्ति से अलग थी जो अंडरवर्ल्ड की आग को भी पिघला सकती है। गैन नीचे देखता है, उसके माथे पर गहरी शिकन है। वो कहता है ये एक इंटेंस गोल्डन लाइट की मान है जो सीगार्ड फैमिली के इतिहास में सिर्फ एक बार दिखाई दी है। अचानक वो अपना सिर ऊपर उठाता है, उसके सामने एक चमकदार सुनहरी आग डार्जलिंग गोल्डन फ्लेम जल रही है। किंग का चेहरा पूरी तरह से स्टन्ड है और वो नाम पुकारता है, रेयन। इसके बाद हमें एमसी की स्टेटस विंडो दिखाई देती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है बहुत जल्द फायर रिंग्स की संख्या बढ़कर 3 होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ बताया जाता है कि पहली रिकॉग्निशन सेरेमनी को अब 7 साल बीत चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रेयन अब ओड़ा बड़ा हो चुका है। वो घास पर शांति से बैठा हुआ है और गहरी सोच में डूबा है। वो अपने मन में कैलकुलेट कर रहा है कि अगर वो किसी तरह अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस कोल्ड एनर्जी ठंडी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके तो उसकी प्रोग्रेस कितनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तभी उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ सिल्विया उसकी तरफ तेज कदमों से आ रही है। वो ओडी घबराई हुई है और रेयन से कहती है बेटा हमें जल्दी निकलना होगा वरना हमें देर हो जाएगी। रेयन अपनी भौहें सिकुड़ लेता है। वो समझ जाता है कि आज सेकंड रिकॉग्निशन सेरेमनी का दिन है। वो मन ही मन सोचता है उफ, मतलब आज फिर मुझे उन इरिटेटिंग रिश्तेदारों और उनकी बकवास को झेलना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और एक बड़ा दरवाजा खुलता है। सेरेमनी खत्म हो चुकी है। रेयन एक कुर्सी पर बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि आज यहाँ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आए हैं, सिर्फ आधे लोग ही मौजूद हैं। इसी वजह से सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। सामने थ्रोन पर फैमिली हेड ग्लेन सीगर्ट बैठे हैं। उनकी नजरें सीधे अपने पोते रेयन पर टिकी हैं। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। ग्लेन अपनी हैवी वॉइस में पूछता है रेयन 1 महीना बीत गया है लेकिन तुमने अभी तक बेसिक ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के ऑर्डर का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। रेयन पसीने से भीग जाता है। वो कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं क्योंकि उसे तो कुछ बताया ही नहीं गया था। तभी सिल्विया आगे आती है। वो अपने सीने पर हाथ रखती है और डरते हुए चिल्लाती है पिताजी। रेयन बाकी बच्चों से अलग है। वो बीमार है, उसके लिए ये ट्रेनिंग झेलना नामुमकिन है। वो मर जाएगा। ये सुनकर किंग ग्लेन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और गुस्से से कहते हैं इस घर में जो भी सीगार्ड का नाम उठाता है उसके लिए कोई एक्सेप्शन छूट नहीं है। सिल्विया का डर और बढ़ जाता है। वो अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाती है प्लीज पिताजी उसे ओढ़ा और वक्त दीजिए। उसकी आंखों के नीचे पसीना चमक रहा है लेकिन ग्लेन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसे फिर से घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। सिल्विया अपने होंठ भींच लेती है। हाउस हेड साफ शब्दों में कहते हैं इस धरती पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सीगर्ट बनना। वहाँ खड़े बाकी अरिस्टोक्रेट्स रईस लोग अपना मुंह हाथों से छिपाकर हंसने लगते हैं। वो सिल्विया को बेचारी और मनहूस कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सिल्विया शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। रेयन ये सब देख रहा है। वो साइड में देखता है और आज उसे फाइनली समझ आ जाता है कि उसकी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है। रेयन की नजर माँ के पास पड़ी एक ब्रोकन स्वॉर्ड पर जाती है जो घास पर पड़ी है। उस तलवार को देखकर लगता है कि कभी सिल्विया भी मार्शल आर्ट्स जानती थी लेकिन अब उसके पास कोई और नहीं बची है। रेयन को फ्लैशबैक याद आता है। ने अपनी फैमिली छोड़ दी थी और एक आम आदमी से शादी कर ली थी। वो आदमी रेयन का पिता था लेकिन जब सिल्विया प्रेग्नेंट थी तब उसके पति को मार दिया गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसलिए उसे मजबूरी में वापस सीगार्ड फैमिली में आना पड़ा। रेयन नीचे देखता है। वो समझता है कि चूंकि सिल्विया ने खुद अपनी हाई पोजीशन टुकरा दी थी इसलिए अब ये फैमिली उसे कचरे की तरह ट्रीट करती है। रेयन अपनी माँ के पास से गुजरता है। वो मन ही मन सोचता है ये सब तो सिर्फ दुनिया का नजरिया है लेकिन सच ये है कि मैं अब इसका बेटा हूँ और मैं अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिल्विया पीछे मुड़ती है। रेयन के चेहरे पर अब कोई डर नहीं है। वो अपनी भौहें सीधी करता है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। वो आगे बढ़ता है पीछे से आ रही चिल्लाने की आवाजों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। सिल्विया की आंखें हैरानी से पड़ी रह जाती हैं जब रेयन उसे कहता है माँ सब ठीक है। वो सीधा अपने दादा ग्लेन सीगार्ड के पास पहुंचता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं अगले महीने से ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। रेयन का ये बोल्ड स्टेप देखकर सब हैरान है। डेनिया जो पास में खड़ा था नीचे देखते हुए रेयन को सलाह देता है बेटा पीछे हट जाओ, अभी भी वक्त है। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन रेयन अपना सिर ऊपर उठाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे जो नाम मिला है मुझे उसके लायक बनना ही होगा। किंग गेन अपनी भौहें चढ़ाते हैं और एक बहुत ही भारी आवाज में पूछते हैं क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस नाम का बोझ कितना भारी है। जैसे ही वो ये बोलते हैं उनकी आवाज से ही वहाँ तेज हवा चलने लगती है। एक प्रेशर क्रिएट होता है। फर्श पर खून की एक बूंद गिरती है। रेयन अपनी भौहें सिकुड़ लेता है। उसे अपने ऊपर एक भयानक प्रेशर महसूस हो रहा है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। वो सोचता है दादाजी की सिर्फ एक नजर में इतनी ताकत है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निचोड़ लिया जाएगा। ग्लेन अपना हाथ उठाते हैं। सिल्विया डर के मारे अपने बेटे को गले लगा लेती है। स्टीवर्ट भी किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो शांत हो जाएं और अपना प्रेशर कम करें। सब एकदम चुप हो जाते हैं। ग्लेन अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और कहते हैं अभी मैं बात कर रहा हूँ। सिल्विया रेयन को कसकर पकड़ती है और रोते हुए कहती है ये अभी इस ट्रेनिंग के लायक नहीं है। तभी रेयन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। वो एक असैसिन था जो हमेशा अंधेरे में जीता था। वो हमेशा शैडोज
रोज परछाई में खड़ा रहता था, जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब। लेकिन अचानक रियोन को रियलाइज होता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। उसका नया रूप उसके पुराने रूप को धक्का देता है। रियोन फैसला करता है कि अब वो अंधेरे में नहीं छिपेगा। वो एक अरिस्टोक्रेट की तरह उस मर्सनरी को देखता है। उसके अंदर का असैसिन मुस्कुराता है। रियोन अपने होंठ काटता है और आगे बढ़ता है। उसने ठान लिया है कि वो सिल्विया को वो जगह वापस दिलाकर रहेगा जिसकी वो हकदार है। वो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचता है और कहता है, मैं भले ही एक अलग थलग आउटबिल्डिंग में पलाए बड़ा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड आखिर है क्या। रियोन इमेजिन करता है वो अपनी माँ और हेलेन के साथ खुश है। वो उन लोगों की मुस्कान की रक्षा करना चाहता है। वो पसीने से लथपथ है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो सोचता है, मैं अपने हाथों से अपनी माँ का सम्मान वापस लाऊंगा। किंग ग्लेन नीचे देखते हैं और पूछते हैं, तो क्या तुमने बेसिक ट्रेनिंग के जरिए सीगार्ड फैमिली का लेवल समझने का फैसला कर लिया है। रियोन अपना सिर उठाता है और जवाब देता है, यही एक रास्ता है जो अभी मेरे पास बचा है। वो जोर जोर से सांस ले रहा है। अचानक उसका शरीर जवाब दे जाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। फर्श पर लेटे लेटे वो सोचता है, अगर मैं अपनी स्किल्स यूज कर पाऊँ तो मैं इस फैमिली में ऊपर उठ सकता हूँ। उसकी मुट्ठी अभी भी बंद है। दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। वहाँ स्टूडेंट्स तलवारों से लड़ रहे हैं। कर्ण अपने हाथ बांधे खड़ा है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या यही वो बीमार बच्चा है जो ठीक से हिल भी नहीं सकता। एक सबॉर्डिनेट जो पसीने से भीगा हुआ है जवाब देता है, हाँ, ये लड़का सच में बहुत बीमार है। तभी हमारी मुलाकात होती है सेंट्रल मिलिट्री पैलेस के मैनेजर से। वो कोई और नहीं बल्कि एक एल्फ है जिसका नाम लाइमर है। लाइमर अपनी भौहें सिकोड़ता है और मन में सोचता है, इस बच्चे की बॉडी ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने चेहरे पर हाथ रखता है और याद करता है कि सिल्विया की एबिलिटीज भी कितनी शानदार हुआ करती थी। रियोन मैदान में दौड़ रहा है। उसका मुंह खुला है और वो बुरी तरह हांफ रहा है। तभी किंग ग्लेन वहाँ आते हैं। लाइमर सोफे पर लेटा हुआ है। उसने अपने चेहरे को टोपी से ढक रखा है और सोने का नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे किंग की मौजूदगी का एहसास होता है, वो खड़ा हो जाता है। लाइमर, जिसे सॉर्ड और लाइट भी कहा जाता है, मुस्कुराता है और कहता है, हाउस हेड, आपके नाटक का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वो वापस सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, टीचर्स मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूँ और वो अपने शरीर से। ये एल्फ बहुत ही कैजुअल और निडर है। लाइमर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, सुना है इंसान मरने से पहले बदल जाता है। ग्लेन उसे गुस्से से कूदते हैं और पूछते हैं, क्या तुम यहाँ मेरे सबसे छोटे पोते की वजह से आए हो। लाइमर अपने हाथ क्रॉस करता है और बताता है कि सिल्विया पहले ही यहाँ आ चुकी थी और उसने रियोन का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की थी ताकि उसे चोट न लगे। लाइमर अपनी कमर पर हाथ रखता है और ग्लेन को याद दिलाता है, आपने वादा किया था कि आप 5th परेड ग्राउंड के मामलों में दखल नहीं देंगे। वो एक सख्त लुक देते हुए कहता है, मैं कोई एक्सेप्शंस भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो हाउस हेड का पोता ही क्यों न हो। ये सुनकर ग्लेन की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और वो कहते हैं, यही तो मैं चाहता हूँ। ग्लेन सीधे लाइमर की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम मत करना। मैं चाहता हूँ कि सारे नालायक और कमजोर लोग बाहर निकल जाएं। लाइमर अपना मुंह हाथ से छिपाता है ताकि वो रियोन को कमजोर कहने से बच सके। फिर उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो ग्लेन को टीज करते हुए कहता है, लगता है आप अपने छोटे पोते को जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। ग्लेन मुड़ते हैं जैसे उन्हें ये बात चुप गई हो। लाइमर कंक्लूड करता है कि इस केस में वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। किंग वहाँ से चले जाते हैं और लाइमर हाथ हिलाकर उन्हें गुड बाय कहता है। वो रियोन के बारे में सोचते हुए अपने हाथ बांध लेता है। इधर रियोन अपनी रूम में है। वो सिस्टम नोटिफिकेशन को देख रहा है। 3rd लेवल पिछले लेवल से काफी अलग है। उसकी बॉडी सेंसिटिविटी काफी बढ़ गई है। उसे याद आता है कि कैसे सिल्विया ने उसे गले लगाया था और कहा था कि पहले ही दिन इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। रियोन अपनी मुट्ठी भींचता है। उसे फील हो रहा है कि ये स्टेटस विंडो उसकी कल्टीवेशन को फास्ट कर रही है। वो सीगार्ड फैमिली के क्रेस्ट निशान के बारे में सोचता है। वो इमेजिन करता है कि ट्रेनिंग एक शतरंज चेकर्स के खेल की तरह है, सिर्फ एक मजबूत फाउंडेशन रखकर ही वो एक ऊंची इमारत बना सकता है और जिंदा रह सकता है। रियोन अपनी तलवार निकालता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी और से बेहतर अचीवमेंट्स दिखाएगा और उन सब का मुंह बंद कर देगा जो उस पर हंसते हैं। अचानक उसके दिमाग में टैरियस डीरस का चेहरा आता है, वो विलन जिसने उसे पिछली जिंदगी में धोखा दिया था। रियोन अपने चेहरे पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में बदले की आग है। वो कसम खाता है, जब तक मैं अपने हाथों से उस कमीने का सिर नहीं काट देता मैं रुकूंगा नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और सिल्विया कमरे में आती है। वो पूछती है, क्या तुम सो रहे हो। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ जाती है और कहती है, कल से तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो रही है। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान है। वो पूछती है, क्या तुम्हें सच में वहाँ जाना है। रियोन उसके सामने बैठा है। सिल्विया कहती है, मेरा बहुत मन है कि मैं तुम्हें रोक लूं क्योंकि तुम्हें चोट लग सकती है। वो रियोन के कंधे पर हाथ रखती है और रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम इसे 1 साल के लिए टाल नहीं सकते। रियोन उसे हैरानी से देखता है और जवाब देता है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रियोन को वो नफरत भरी निगाहें याद आती हैं, अरिस्टोक्रेट्स की वो हिंसी याद आती है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, माँ, उन लोगों का बर्ताव मेरे दिल को भारी कर देता है। मैं इसे और नहीं सह सकता। अगर मैंने ये ट्रेनिंग इज्जत के साथ पूरी कर ली तो वो लोग फिर कभी आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर सिल्विया के गाल लाल हो जाते हैं। वो भावुक हो जाती है। वो अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, शायद तुम्हें अजीब लगता होगा कि हम सबसे अलग क्यों
क्यों रहते हैं और सब हमें बुरा भला क्यों कहते हैं। सिल्विया अपनी जवानी के दिनों को याद करती है। वो बताती है, एक मिशन के दौरान मैं एक लड़की से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन वो एक साधारण नाई था, इसलिए उसके साथ रहना आसान नहीं था। सिल्विया बताती है कि उसने अपने प्यार के लिए अपनी तलवार छोड़ दी, अपनी मानस सर्किट को त्याग दिया और फैमिली छोड़कर चली गई। वो रेयन की बड़ी बहन सीए के सिर पर हाथ फेरती है, जो रेयन से 2 साल बड़ी है। वो आगे बताती है, हम शांति से रह रहे थे जब तक कि ईडन नाम के ग्रुप ने हम पर हमला नहीं किया। उस वक्त सिल्विया रेयन को पेट में लिए हुए थी। वो बताती है कि वो और उसका पति कुछ नहीं कर पाए। सिल्विया की आंखें बड़ी हो जाती है, वो रोने लगती है। किंग के गार्ड्स आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। वो नीचे देखती है और कहती है, मेरे पास फैमिली में वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और इसी वजह से मुझे इस घर में पापी सिनर माना जाता है। वो बताती है कि उसके पास अपने पिता गैन से कहने के लिए कुछ नहीं है। रेयन अपनी भौहें सिकुड़ता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसकी माँ स्वार्थी है। वो इमेजिन करता है कि अपनी पर्सनल खुशी के लिए उसने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और फिर अपनी जान की भीख मांगने वापस आ गई। लेकिन फिर वो देखता है कि सिल्विया उसे कितने प्यार से देख रही है। रेयन को रियलाइज होता है कि उसकी दोनों जिंदगियों में यही वो अकेली औरत है जिसने उसे माँ का प्यार दिया है। सिल्विया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं उस वक्त भी खुश थी और आज तुम्हारे साथ भी खुश हूँ। वो नीचे देखती है और कहती है, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं इतनी बेवकूफ थी और मैंने तुम्हें इतनी मुसीबत में डाल दिया। रेयन अपना नन्हा हाथ उसके हाथ पर रखता है और कहता है, माँ आप चिंता मत करो। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, भले ही दुनिया उसे सेल्फिश कहे, लेकिन मेरे लिए वो मेरी सबसे कीमती माँ है। सिल्विया के गालों पर एक आंसू लुढ़क जाता है। कमरे में हल्की रोशनी है। रेयन हाथ उठाकर कहता है कि वो बहुत थक गया है और सिल्विया को शांत करता है। वो बिस्तर पर बैठता है और सोचता है कि सोने से पहले एक बार रिंग ऑफ फायर चेक कर लेना चाहिए। वो लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। उसके चारों तरफ माना तैरने लगती है। वो खुश है कि उसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन तभी दोस्तों कुछ बहुत अजीब होता है। उसके सामने मौजूद फॉग एक अजीबोगरीब शेप लेने लगता है। एक धुंधला सा साया फिगर चमकने लगता है और एक भारी आवाज आती है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। वो स्पिरिट आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो मुझ तक पहुंच गया है। रेयन की आंखें हैरानी से पटी रह जाती हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। एंगर हैज बीन एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, जो गुस्सा तुम्हारे अंदर उबल रहा है उसने मुझे बुला लिया है। और फिर वो एक बड़ा धमाका करता है। वो कहता है, सेकंड किंग और द अंडरवर्ल्ड के नाम पर मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा। उस काले गोले के चारों तरफ मैजिक का एक बवंडर घूमने लगता है। वो इविल स्पिरिट एक सौदा करती है। वो कहती है, बदले में मुझे अपनी सोल और अपना बॉडी दे दो। रेयन घुटने के पल बैठ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो डीमन किंग भी कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि उसके सामने एक बच्चा क्यों है। वो मिथिकल एंटिटी रेयन के सिर के ऊपर मंडराते हुए अपना परिचय देती है और कहती है, जिस गुस्से ने मुझे किंग तक पहुंचाया वो इस छोटे से बच्चे का तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो स्पिरिट नीचे देखती है और कंफर्म करती है, नहीं ये तुम ही हो। रेयन, जो सीगर्ट फैमिली का वंशज है, एकदम चुप हो जाता है। वो स्पिरिट महसूस कर लेती है कि रेयन के दिल की गहराइयों में सच में एक अनकंट्रोलेबल एंगर, बेकाबू गुस्सा छिपा हुआ है। रेयन गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। वो अंडरवर्ल्ड का दूसरा शासक उसे ऑर्डर देता है, अपना शरीर और आत्मा मुझे सौंप दो, तभी तुम वो बदला ले पाओगे जिसका सपना तुम इतने समय से देख रहे हो। वो साया रेयन की तरफ देखता है और रेयन मन ही मन सोचता है कि शायद ये क्रीचर उस गुस्से से पैदा हुआ है जो उसने मरने से पहले डारियस डीरस के लिए महसूस किया था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। रेयन अपनी चिन ऊपर उठाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक एरोगेंट लुक है। वो उस पूर्व मर्सनरी की तरह जवाब देता है, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। वो साफ कर देता है कि वो अपना बदला अपने हाथों से लेगा। ये सुनकर वो इविल स्पिरिट रेंगते हुए रेयन की गर्दन के पास आ जाती है और कहती है कि लड़के, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। रेयन सोच रहा होता है कि उसे ये दूसरा मौका कितनी मुश्किल से मिला है और वो इसे किसी और को नहीं सौंप सकता। वो चिल्लाता है कि डारियस का सिर वो खुद काटेगा, लेकिन वो डीमन किंग एक शैतानी मुस्कान के साथ डिक्लेयर कर देता है कि उसका नेगोशिएशन बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। अचानक रेयन के सामने हवा में जादुई लहरें, मैजिकल स्ट्रीम्स फैलने लगती हैं। वो क्रीचर कहता है कि मैंने अपना चुनाव कर लिया है। रेयन अपनी उंगलियों से अपना फंदा पकड़ लेता है। दोस्तों, उसे एक भयानक ठंड महसूस होती है, बिल्कुल आइसी फ्लेम्स की तरह। वो अंडरवर्ल्ड का सेकंड रूलर उस पर झपटता है और चिल्लाता है, बस अपना शरीर मुझे सौंप दो। रेयन, जो कभी शैडो लीडर था, घबराहट में अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी आंखों की प्यूपल्स सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। एक तेज रोशनी की लाइट होती है और रेयन उसके सामने बैठा रह जाता है। फर्श पर मानो बर्फ जम गई हो। रेयन अपने सीने को कसकर पकड़ लेता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह जम चुके हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या मेरा एट्रीब्यूट असल में फायर नहीं बल्कि कोल्ड है। तभी वो इविल स्पिरिट अपनी उंगलियां रेयन की पीठ की तरफ बढ़ाती है और उसे उकसाती है, उस कमीने डारियस के बारे में सोचो और अपने गुस्से को जगा। वो ऐड करता है कि भले ही वो दुश्मन कोई गॉड ही क्यों हो, वो उसे मार डालेगा। रेयन बुरी तरह कांपने लगता है। वो सोचता है कि वो अभी तक सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास वाटर एट्रीब्यूट की रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों, इस हमले में सिर्फ ठंड ही डरावनी नहीं थी। वो डीमन किंग
किंग अपनी बत्ती सी दिखाते हुए मुस्कुरा रहा है। रेयन नीचे देखता है और समझ जाता है कि ये क्रीचर लगातार उसके गुस्से को भड़का कर रहा है। वो जादुई राक्षस रेयन के सिर के पास आता है और बहुत ही ग्रूसम बात कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा, तुम्हारे मांस को चबाऊंगा और निगल जाऊंगा। वो बस इतना चाहता है कि रेयन हार मान ले और अपनी बॉडी उसे दे दे। रेयन अपना निचला होंठ काटता है। वो सीगर्ट फैमिली का वंशज सोचता है कि अगर मैंने इसे अपनी बॉडी दे दी तो पता नहीं ये सिल्विया और उन मेड्स के साथ क्या करेगा। उसे वो पल याद आते हैं जब वो लड़कियां खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेती थी। रेयन ठान लेता है कि वो अपनी बॉडी को छीनने नहीं देगा, चाहे उसे यही मरना ही क्यों न पड़े। वो डीमन किंग हवा में मंडराते हुए समझाता है कि तुम्हें बस अपने गुस्से को जगाना है और उसे एक्सेप्ट करना है, फिर तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन रेयन अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। डीमन किंग कहता है कि वो इस शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि बाद में उसे खुद इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन लगता है अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। रेयन दर्द के मारे नीचे झुक जाता है। उसे लगता है कि अब वो टुकड़ों में नोच दिया जाएगा। डीमन कहता है कि अब वो कोई रहम नहीं दिखाएगा और उसे बस कर जाएगा। ठंड के मारे रेयन के दांत किटकिटा रहे हैं। रेयन सोचता है कि वो अपनी लिमिट पर आ चुका है। उसका शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत पक्की है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बचेगा। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। रेयन की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी हथेलियों को एक दूसरे से सराता है। उसे एक आइडिया आता है, अगर वो वाटर एट्रीब्यूट से उस कोल्ड एनर्जी का सामना कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो रिंग ऑफ फायर यूज करे तो वो अपने दिमाग और शरीर के दर्द को पूरी तरह खत्म कर सकता है। रेयन अपनी थोड़ी नीचे करता है और मन में ठान लेता है, चाहे जो हो जाए, जिंदा रहने का अब यही एक रास्ता है। और उसी पल रेयन का शरीर आग की लपटों से घिर जाता है। डीमन किंग ये देखकर डर जाता है और नीचे देखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपना जॉब गुस्से में भींच लेता है और चिल्लाता है, ये कैसे मुमकिन है, मुझे जागे हुए अभी ओढ़ा ही वक्त हुआ है और ये सिर्फ एक इंसान का बच्चा है। रेयन पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी भौहें झुकाता है और कहता है, मैं अपना बदला खुद लूंगा, मैं अपना शरीर किसी इविल स्पिरिट को नहीं दूंगा। इविल स्पिरिट शब्द सुनकर वो क्रीचर भड़क जाता है। वो कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड का शासक हूँ, कोई इविल स्पिरिट नहीं। रेयन मुस्कुराता है और उसे ताना मारता है, क्या अंडरवर्ल्ड का शासक एक ऐसी स्पिरिट है जो एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकती? डीमन किंग गुस्से में अपना जबड़ा भींच लेता है। रेयन पूछता है, क्या सारे किंग्स मर गए हैं, और उसे सलाह देता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। रेयन अपनी भौहें सिकोड़कर एनालाइज करता है, अगर मैं सोचूं तो इसने कहा था कि ये अभी अभी जागा है, शायद इसी वजह से ये अपनी ताकत ठीक से यूज नहीं कर पा रहा भी। रेयन के साइड में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मैसेज मिलता है, एडिशनल एबिलिटी खुल गई है। रेयन हैरान होता है कि ये अचानक कैसे हुआ। वो अपना सिर घुमाकर देखता है कि उसकी स्किल्स अब नंबर्स संख्याओं में दिखाई दे रही हैं। तभी वो इविल स्पिरिट चिल्लाती है, ये स्टेट विंडो है, ये तो डीमन किंग की एबिलिटी है, तुम्हें ये कहां से मिली? रेयन पूछता है, ये मैसेज और ये स्टेट विंडो आखिर है क्या, और इसका मुझसे क्या लेना देना है? हवा में उड़ते हुए वो डीमन जवाब देता है, ये सच है, क्योंकि इस सिस्टम को मैंने खुद क्रिएट किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। रेयन पूछता है कि ये किस काम आता है। वो अंडरवर्ल्ड का दूसरा राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें ये बताने की कोई वजह नहीं दिखती, रेयन बहुत स्मार्ट है। वो अचानक पूछता है, क्या ये ग्रोथ को तेज करने के लिए जरूरी है? ये सुनते ही वो क्रीचर गुस्से से भड़क जाता है कि रेयन को ये बात कैसे पता चल गई। रेयन अपनी उंगलियों को आपस में टच करता है और समझ जाता है कि ये क्रीचर अपने इमोशंस को बिल्कुल नहीं छिपा सकता, और इसमें कोई शक नहीं कि इसका इमोशन सिर्फ एंगर है। सिस्टम की स्क्रीन आग की लपटों में घिर जाती है। रेयन सोचता है कि ये अजीब है कि रिंग ऑफ फायर का असर उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा पावरफुल है, और अब उसे समझ आता है कि ये सब उस सिस्टम की बदौलत है। डीमन किंग अपना मुंह पूरा खोलकर चिल्लाता है, या तो अपना शरीर मुझे दे दो या फिर मेरी एबिलिटी वापस करो। वो नीचे देखकर जोर जोर से अपने ऑर्डर्स रिपीट करने लगता है। वो स्पिरिट इस बात से बहुत नाराज है कि रेयन क्या कर रहा है। रेयन अपनी मुट्ठी अपने चेहरे के पास लाता है और नोटिस करता है कि ये काम कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी में माना डाल दिया है। वो एंग्री एंटिटी चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली इंसान ये कैसे सोच सकता है कि वो मुझे छू पाएगा? मेरा कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है। वो कहता है कि ऑरा का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और वो अपनी बात का सबूत देता है कि मेरी ऑरा प्रेशर के बावजूद यहाँ कोई नहीं आया। रेयन अपना हाथ घुमाता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ मैं ही इसे देख और महसूस कर सकता, और आगे ही पल रेयन अपनी मानस से भरी मुट्ठी उस पर चला देता है। वो डीमन किंग जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अब रेयन के हाथ से बचने के लिए उठता है और भीख मांगता है, रुको, स्टॉप। रेयन अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। वो कंफ्यूज है। वो अपनी कलाई को देखता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वहाँ उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट प्रकट हो जाता है। वो अंडरवर्ल्ड का दूसरा लॉर्ड जो अभी एक ब्रेसलेट बन चुका है कहता है, भले ही मैं अभी आजाद हुआ था लेकिन मेरी ताकत वापस आएगी। वो धमकी देता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जब तक तुम सांस लोगे मैं यही रहूंगा। रेयन अपनी उंगलियों की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये इविल स्पिरिट तो एक जोंक की तरह चिपक गई है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे अभी नोच कर फेंक देता भी। उसे याद आता है कि कमरे के दरवाजे के पास
पास हेलन खड़ी है। रेयन सोचता है अगर मैंने इसे जबरदस्ती निकाला तो हो सकता है सिस्टम गायब हो जाए या फिर ये क्रीचर सिल्विया और हेलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो अपने होंठों के कोने नीचे करता है और फैसला लेता है बेहतर यही होगा कि मैं इसे अपने पास ही रखूं और इस पर नजर रखूं। उसे खुद पर भरोसा है कि वो इतनी जल्दी डेवलप होगा कि इसे कंट्रोल कर सके। रात के आसमान में एक चमकता हुआ चांद दिखाई दे रहा है। वो पूर्व मर्सनरी रेयन कहता है ठीक है समझ गया, लेकिन क्या तुम्हें ब्रेसलेट बनाना जरूरी था? ये मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मैना की खिड़की में लाइट जल रही है। डीमन किंग चिल्लाकर कहता है ये पसंद टेस्ट की बात है और तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। रेयन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब सुबह हो चुकी है। पहाड़ी की घास पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। हेलन ने सिल्विया के हाथ थामे हुए हैं और उसे भरोसा दिला रही है यंग मास्टर सब कुछ संभाल लेंगे। रेयन जवाब देता है मुझे पता है। दोनों महिलाएं उदासी से अपनी बाहें ऊपर करती हैं। जब रेयन अनाउंस करता है कि वो तैयार है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीगार्ड फैमिली का वो वंशज नोटिस करता है कि अब ट्रेनिंग ग्राउंड जाने का वक्त हो गया है। आयरन गेट पर खड़ी होकर हेलन उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा ओवरडू मत कीजिएगा। रेयन वादा करता है कि वो ध्यान रखेगा, लेकिन अब उसे जाना होगा। सिल्विया हताशा में जमीन की तरफ देख रही है। हेलन पूछती है कि क्या वो ऐसे लटके हुए चेहरे के साथ अपने बेटे को विदा करेगी? वो शायद अपसेट हो जाएगा। सिल्विया अपना हाथ बच्चे के कंधे पर रखती है और उसे ट्रेनिंग के लिए गुड लक विश करती है। रेयन उसे तसल्ली देता है आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा था मैं हद से ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अगर बहुत मुश्किल हुई तो मैं छोड़ दूंगा। रायन हाथ हिलाकर फैमिली को गुड बाय कहता है। सिल्विया अपने जाते हुए बेटे को देखती है और पूछती है क्या सब ठीक होगा? हेलन उसे पॉजिटिव फील करवाती है वो पहले से काफी बेहतर है। हो सकता है वो सारी ट्रेनिंग पूरी करके ही वापस आए। अपने होंठ काटती है, उससे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। हेलन उन दोनों के प्यार को देखकर कहती है यंग मास्टर की आंखें पूरी सीगार्ड फैमिली में सबसे बेहतरीन है। वो कहती है कि यंग मास्टर ने इतने समय तक बहुत कड़ी मेहनत की है, वो पक्का कर लेंगे। रायन एक बड़ी मुस्कान के साथ मन में सोचता है मैंने माँ से वादा तो कर दिया कि मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने ये भी वादा किया है कि मैं इस ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा करूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रेयन सोचता है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वादा किया है तो मैं इसे निभाऊंगा जरूर। सिल्विया अपने हाथ सीने पर रखकर दुआ मांगती है कि वो सुरक्षित वापस आए। हेलन उस कामती हुई माँ को संभालने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है फिफ्थ ट्रेनिंग ग्राउंड पर। खुमों के बीच सीगार्ड फैमिली के झंडे लटक रहे हैं। बहुत सारे लड़के वहाँ घूम रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तुम कौन सी फैमिली से हो? क्या ट्रेनिंग मुश्किल होगी? उनके माता पिता ने उन्हें टॉप 10 में आने को कहा। रेयन अपना मुंह बंद करके सोचता है जैसा मैंने सुना था यहाँ सच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके पीछे और भी स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। रेयन सोचता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ डायरेक्ट लाइन के बच्चे नहीं बल्कि साइड लाइन्स, वैसल फैमिलीज और बाहर से रेकमेंड किए गए लोग भी आए हैं। रेयन साइड में देखता है और याद करता है कि हेलन ने बताया था इस साल इतने ज्यादा लोग हैं कि उन्हें 6th परेड ग्राउंड भी खोला। पर अब भी अचानक कोई पूछता है क्या ये वही है? कुछ लड़के वहाँ खड़े हैं। एक लड़का अपनी उंगलियां मुंह पर रखकर अपने दोस्त से कहता है देखो इसके हाथ पैर कितने कमजोर हैं, अगर इन्हें मारा जाए तो ये तुरंत टूट जाएंगे। वो ताना मारते हैं इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर ये बीमार है तो इसे बस उड़ा बहुत पड़ना चाहिए और भाग जाना चाहिए। रेयन अपने ब्रेसलेट को घूरता है। उस ब्रेसलेट से इविल स्पिरिट की नाराजगी साफ सुनाई दे रही है। वो लड़का फिर से कमेंट करता है ये फूलों वाला ब्रेसलेट पहनकर तो ये बिल्कुल रेडनेक लग रहा है। बस फिर क्या था? डीमन किंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उन बुलीज के चेहरों के सामने उड़ते हुए चिल्लाता है तुम कीड़े मकोड़े, तुम्हें नजाकत का मतलब भी नहीं पता। मुझे अभी तुम्हारे सिर कुचल देने चाहिए और तुम्हारी आंखें नोच लेनी चाहिए। वो फ्यूचर फेंसर्स डर के मारे पीछे देखते हैं, लेकिन रेयन शांत है। वो उनसे कहता है यहाँ मच्छरों की तरह मत भिन भिना, अगर दम है तो जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हो उसके मुंह पर बोलो। रेयन उनसे पूछता है क्या तुम्हें पता है अगर तुम किसी के मुंह पर नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे भी नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर उन लड़कों के जबड़े लटक जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं अपना मुंह बंद रख। एक गिरा हुआ इंसान जो आउट बिल्डिंग में बंद था हमसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो उसे याद दिलाते हैं कि वो डायरेक्ट ब्रांच का भी नहीं है बल्कि साइड ब्रांच जैसा ट्रीट किया जाता है। रेयन अपनी थोड़ी नीचे करके पूछता है तुम्हें ये बोलने का हक किसने दिया? तुम खुद भी तो साइड ब्रांच से ही हो। ये सुनकर वो एग्जामिनीज गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। रेयन पूछता है क्या तुम लोग सिर्फ उन लोगों पर शेर बनते हो जिनका स्टेटस तुमसे कम है? तभी वो बुली अचानक रेयन के कपड़े पकड़ लेता है और अपनी मुट्ठी तान लेता है। वो चिल्लाता है तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए। रेयन की आंखों की पुतलियां फिर से सिकुड़ जाती हैं। शार्प फोकस। लेकिन इससे पहले कि रेयन कुछ करता कोई और बीच में आ जाता है। एक हाथ उस बुली के साइड पर पड़ता है और उसे रुकने का ऑर्डर देता है। वो लड़का बैरन पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। बैरन अपनी भौहें गुस्से में सिकोड़ता है और कहता है यहाँ बाहर के लोग भी मौजूद हैं, उनके सामने सीगर्ड फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाने की जरूरत नहीं है। माहौल एकदम सीरियस बना हुआ है। वो जो बुली लड़का था जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अब उसकी हालत खराब थी। वो कंफ्यूजन में अपना सिर खुजा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राव इतना खतरनाक कैसे हो गया। उसका साथी जो अभी तक उसका साथ दे रहा था वो तो डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर राव से माफी
माफी मांगने लगता है। लेकिन हमारे एमसी राउंड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डायरेक्ट फैमिली का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा इंसल्ट्स सहनी पड़ी है। मगर आज उसका ऑरा बिल्कुल बदल चुका था। राव की आंखों में एक अलग ही चिल थी। उसने उन लड़कों की तरफ देखा भी नहीं, बस सामने देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे पैरों की धूल के बराबर हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से हटा सकता हूँ। भाई साहब क्या डायलॉग मारा है। राव ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है तो उन्हें एक भीगी बिल्ली यानी एक माउस की तरह चुपचाप रहना होगा। वो लड़का जो कुछ देर पहले तक शेर बन रहा था, अब अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था, अपने होंठ काट रहा था। उसे लगा था कि राव तो एक आउटकास्ट है, वो ट्रेनिंग में फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। राव ने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई और उन्हें आखिरी वार्निंग दी, अगर चुपचाप ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो अभी दफा हो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों के पास सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। तभी सीन में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। दरवाजे पर एक लंबा लाल बालों वाला आदमी खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि इनका इंस्ट्रक्टर लाइमर था। उसने जब इन बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखा तो बजाय गुस्सा होने के वो मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे वाह, अभी से लड़ाई शुरू। तुम बच्चे सच में बहुत एनर्जेटिक हो, शायद इसीलिए तुम सब में इतनी हिम्मत और ऑडेसिटी है। राव ने कनखियों से उस आदमी की तरफ देखा। उसे याद आया कि ये वही लाइट सॉर्ड है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। ये ज़िगाट फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। वो एल्फ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम लोग एडमिशन सेरेमनी के बाद लड़ोगे, लेकिन तुम तो अभी से शुरू हो गए। लेकिन राव का ध्यान इन सब फालतू बातों पर नहीं था। वो बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहता था। इसके बाद लाइमर स्टेज पर चढ़ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो उनकी ट्रेनिंग सुपरवाइज करेगा। उसने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे उम्मीद है कि हम सबकी अच्छी पड़ेगी। फिर उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोला, मैंने सुना है कि इस बार ट्रेनिंग में 160 लोग हिस्सा ले रहे हैं और सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। लाइमर ने अपनी एक उंगली उठाई और एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। उसने कहा, हम एक टेस्ट लेंगे और तुम में से सिर्फ एक चौथाई 1/4 ही यहाँ बचेंगे। दोस्तों सोचो जरा, 160 में से सिर्फ 40 बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी सब बाहर। ये सुनते ही बच्चों के तो होश उड़ गए। वो चिल्लाने लगे, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत कम है। लेकिन लाइमर के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वो यहाँ सिर्फ बेस्ट और द बेस्ट को चुनने आया है। तभी वहाँ हमारा डीमन किंग रात जो राव के पास ही मंडरा रहा था, गुस्से में बरडाने लगता है, ये तुच्छ इंसान, इसकी हिम्मत कैसे हुई डीमन किंग को नीची नजरों से देखने की। लेकिन राव ने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा। वो जानता था कि अभी बहस करने का वक्त नहीं है। लाइमर ने एक कुर्सी खींची और उस पर मजे से बैठ गया। उसने क्लियर कर दिया कि इस ट्रेनिंग ग्राउंड का कानून वही है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो सीधे हेड ऑफ द हाउस के पास जा सकता है। और फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है, दौड़ना शुरू करो। बच्चों को समझ ही नहीं आया। एक ने हैरानी से पूछा, दौड़ना? लेकिन लाइमर ने फिर से चिल्लाकर कहा, हाँ और मार्शल आर्ट्स की फाउंडेशन ही एंड्योरेंस और विल पावर होती है। तुम्हें तब तक दौड़ना है जब तक मैं रुकने को उनका। और बस फिर क्या था, सारे बच्चे पागलों की तरह दौड़ने लगे। भीड़ एकदम से आगे बढ़ी, लेकिन हमारा एमसी राव सबसे पीछे था। वो धीरे धीरे अपनी पेस मेंटेन करते हुए दौड़ रहा था। रात उसके बगल में उड़ते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा, अरे वाह, तूने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तू सबसे पीछे क्यों है? तू तो कछुई की तरह रेंग रहा है। राव ने मन ही मन सोचा, ये कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ मुझे किसी को हराना है, ये एक एंड्योरेंस टेस्ट है। वो जानता था कि असली जीत उसमें नहीं है जो तेज दौड़े, बल्कि उसमें है जो अंत तक टिका रहे। लाइमर जो स्टेज पर बैठा सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड ग्रिन थी। वो देख रहा था कि इन बच्चों के अंदर कितनी छुपी हुई ताकत है। ज्यादातर बच्चे राव से आगे निकल चुके थे, पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था, लेकिन राव का फोकस सिर्फ अपने ब्रीदिंग और स्टेप्स पर था। उसे पता था कि उसकी बीमारी, वो कर्स ऑफ फ्रॉस्ट, उसके शरीर को कमजोर बना रही है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसे हारने नहीं देगा। उधर आगे बर्न और रूना, जो इस बैच के सबसे टैलेंटेड बच्चे माने जा रहे थे, वो सबसे आगे दौड़ रहे थे। बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी उन्हें देखकर इम्प्रेस थे। एक ने कहा, ये दोनों सच में अलग है, इनका स्टेमिना और स्पीड बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बोला, अभी तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है, ये आराम से कई घंटों तक दौड़ सकते हैं। लेकिन सबकी नजरें अचानक राव पर पड़ी। एक इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या ये वही राव है जिसके बारे में इतनी अफवाहें हैं? वो देख रहे थे कि राव अपनी छाती को पकड़े हुए मुश्किल से सांस लेते हुए दौड़ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर जाएगा। लोग बातें बनाने लगे, ये लड़का तो बीमार है, ये कैसे टिक पाएगा? देखो ये सबसे पीछे है, मुझे तो लगता है ये 10 मिनट भी नहीं टिकेगा। लाइमर की नजर भी राव पर थी। वो देख रहा था कि राव थक चुका है, उसका शरीर जवाब दे रहा है। लाइमर ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा ये तो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, जल्द ही ये बाहर हो जाएगा। लाइमर को बहुत मजा आ रहा था, जैसे उसे कोई दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट था। लाइमर अपनी स्पेशल विजन का यूज कर रहा था। उसे बच्चों के शरीर से निकलती हुई माना की थ्रेड्स दिखाई दे रही थी। ज्यादातर बच्चों के अंदर माना का फ्लो और कलर साफ दिख रहे थे, जिससे पता चलता था कि उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। उसने रूनान की तरफ देखा, उसका ऑरा पावरफुल था। फिर उसने अपनी नजरें राव की तरफ घुमाई। लाइमर की मुस्कान गायब हो गई और उसके माथे पर शिकन आ गई। वो हैरान था
था ये क्या है, मुझे इस लड़के के अंदर कोई कलर क्यों नहीं दिख रहा। लाइमा कंफ्यूज हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि राव का लेवल उससे भी ऊपर है या फिर उसके अंदर कोई माना ही नहीं है। ये बात लाइमा को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी, लेकिन साथ ही साथ उसे राव में एक अजीब सी दिलचस्पी भी होने लगी। ग्रांड पर हालात मुश्किल होते जा रहे थे। जो लड़के राउंड के आगे दौड़ रहे थे वो उसे पीछे देखकर मजाक उड़ा रहे थे। एक बोला, अरे उस बीमार को देखो, वो तो बस गिरने ही वाला है। उसका दोस्त हिंसा और बोला, हाँ यार वो तो ऑलरेडी खत्म है। लेकिन राव को इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे अपना पिछला जीवन याद आ रहा था। जब वो एक असैसिन था तब उसे जिंदा रहने के लिए जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचकर भागना पड़ता था। तब रुकने का मतलब था डेथ। उसके लिए दौड़ना कोई खेल नहीं बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, ये टेस्ट मेरे पिछले जीवन के संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत आसान है। लाइमो भी अब राव को ध्यान से देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़के का शरीर इतना कमजोर है वो अब तक दौड़ कैसे रहा है। राव का सिर थकान से झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी एंड्योरेंस खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके पैर रुक नहीं रहे थे। लाइमो ने रियलाइज किया कि ये सिर्फ स्टबर्नेस या गुस्सा नहीं है, ये वो स्पिरिट है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। लाइमा अपनी उंगलियों से अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बड़बड़ाया, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। डॉट राउंड का शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। उसका कर्स, वो बर्फीली ठंडक उसकी छाती में उठ रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक सेंट ने कहा था कि सिल्विया का बेटा यानी राउंड शायद जिंदा भी न बच पाए। राव को गुस्सा आ गया। सबने मुझे कमजोर समझा, सबने मुझे दया की नजरों से देखा। उसने अपने दांत भींचे। मुझे उन सबको गलत साबित करना है। राव ने अपनी माना को एक्टिवेट किया। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। पसीने की बूंदें हवा में उड़ रही थी। देखते ही देखते राव उन लड़कों को पीछे छोड़ने लगा जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो रुनान के करीब पहुंचने लगा। राव ने रुनान को देखा। वो लड़की अभी भी बिना किसी इमोशन के मशीन की तरह दौड़ी जा रही थी। राव ने सोचा, ये लड़की मेंटली मुझसे ज्यादा मैच्योर है, ये फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसने डिसाइड किया कि वो इसे एक रेस की तरह नहीं बल्कि खुद से एक लड़ाई की तरह देखेगा। आसमान में बादल छाए हुए थे लेकिन जमीन पर आग लगी हुई थी। राव की परफॉर्मेंस देखकर बाकी कैंडिडेट्स हैरान थे। एक लड़का जो बुरी तरह थक चुका था उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? वो बीमार लड़का अभी तक कैसे दौड़ रहा है? उसका दोस्त भी सन्न था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राव जिसे सबने फेलियर मान लिया था वो अब भी खड़ा है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि राव अंदर से मर रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसके दिल और फेफड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो। वो जानता था कि वो अपनी लिमिट पार कर चुका है। अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा। उसने अपने रिंग ऑफ फायर टेक्निक को अपनी फुल पोटेंशियल पर यूज करना शुरू किया। उसके शरीर के अंदर जो माना सर्कल्स थे वो तेजी से घूमने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी टेक्निक इंप्रूव हो रही है। तभी रात फिर से उसके पास आया। वो डीमन किंग गुस्से में था। ओए इंसान, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? मुझे अपना शरीर दे दे, मैं इस सब को चुटकियों में हरा दूंगा। तू उस नीले बालों वाली लड़की रुनान से पीछे क्यों रह रहा है? राउंड ने रात की तरफ गुस्से से देखा। इस वक्त जब वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, रात की बकबक उसे और गुस्सा दिला रही थी। रात ने धमकी दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पूरी तरह जमा दूंगा। अचानक राउंड को अपनी पीठ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे एनर्जी के तीर उसके शरीर में घुस रहे हों। ये रात का हमला था। राउंड ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून आ जाए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। उसने ऊपर देखा और अपने चेहरे को एकदम इमोशनलेस रखा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसने मन ही मन रात को डांटा, चुपचाप बैठो, कोई बेवकूफी मत करना, तुम्हारे इन हमलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। रात हंसने लगा, हाँ इंसान, तू मुझे हिंसा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो डीमन किंग के गुस्से को झेल सके। राव ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने जरा सी भी कमजोरी दिखाए तो रात उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। ये लड़ाई अब बाहर की दौड़ से ज्यादा उसके अंदर की जंग बन चुकी थी। राउंड लगभग अपने घुटनों पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रात चिल्लाया, तू इतना जिद्दी क्यों है? क्यों तू मेरे सामने नहीं झुक रहा? राउंड ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसकी आंखें क्लाउड हो रही थी। क्या ये उसका अंत है? क्या वो यहीं हार जाएगा? ठीक उसी पल रुनान ने पीछे मुड़कर देखा। शायद उसे भी महसूस हो गया था कि राउंड कुछ अलग कर रहा है। राउंड ने अपनी मुट्ठियां भींची। नहीं, ये मेरी लिमिट नहीं है, मुझे और आगे जाना है। तभी लाइमा की आवाज गूंजी। उसने देखा कि अब बच्चे गिरने लगे हैं और उनकी हालत खराब हो चुकी है। लाइमा ने जोर से अनाउंस किया, बस अब बहुत हुआ। सारे परीक्षार्थी एग्जामिनीज कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी हालत ऐसी थी मानो शरीर में जानहीन बची हो। बैरन जो अपनी थकान से जूझ रहा था, गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और अपने मन में एमसी को जिद्दी कहता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेयन ने हार नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी रेयन भी बुरी तरह हांफ रहा था। वो मन ही मन सोचता है, सच कहूँ तो मैं आज लगभग मर ही गया था। ये नई जिंदगी भी मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। रेयन के अंदर मौजूद रैथ यानी वो डेमन किंग गुस्से से तिलमिला रहा था। वो रेयन को एक
मॉन्स्टर कह रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसानी बच्चा जिसकी मानस सर्किट टूटी हुई है, वो इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एमसी अपने दिल पर हाथ रखता है। उसे महसूस होता है कि इस जानलेवा ट्रेनिंग ने वाकई में उसकी रिंग को बढ़ने में मदद की है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी का ये विकास उस स्टेट विंडो की वजह से ही संभव हो पाया है। उसे अब ये समझ आ गया था कि उसे इसी तरह कड़ी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। तभी अचानक रेयन के सामने एक बड़ा सा सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है। स्क्रीन पर लिखा था कि लिमिट ऑफ एबिलिटीज पर मूवमेंट करने की शर्त पूरी हो गई है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है। दोस्तों, इसे कहते हैं असली गेम चेंजर। लेकिन ये देखकर वो इविल स्पिरिट यानी रात भड़क जाता है। वो रेयन के कंधे पर मर्राते हुए चिल्लाता है, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे स्टैट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का दूसरा शासक हैरान था कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तभी स्टेज पर खड़ा है टीचर लाइमा माइक संभालता है। वो कहता है, आज तुम सबने बहुत कड़ी मेहनत की है। टेस्ट अब खत्म हुआ। लेकिन ये सुनकर कैंडिडेट खुश होने के बजाय फ्रस्ट्रेशन में सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो फेल हो चुके हैं। तभी लाइमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहता है, मैंने कहा था कि अंत में सिर्फ एक चौथाई लोग बचेंगे। वो एक सफेद झूठ था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लड़के गुस्से और हैरानी से अपना मुंह खोल देते हैं। एक चिल्लाता है, क्या हम इस वजह से लगभग मरने की हालत में पहुंच गए थे? लाइमर बड़ी चालाकी से समझाता है, अरे बुद्धू, अगर मैं पहले ही दिन इतने लोगों को निकाल दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसे? वो अपनी बात में जोड़ता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो इस टेस्ट के रिजल्ट पर फैसला सुनाएगा। वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोते हुए एक कड़वा सच बोलता है, अगर तुम लोग वैसे ही ट्रेन करोगे जैसे आज किया तो पक्का फेल हो जाओगे। फिर वो एक बड़ा ऐलान करता है, आज से तुम सब टेम्पररी स्टूडेंट्स हो। वो शर्त रखता है कि अगर वो अगले 6 महीनों में एग्जाम पास कर लेते हैं तो उनके नाम के आगे से ये टेम्पररी शब्द हटा दिया जाएगा। लाइमर अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है कि उसका असली मकसद इन सब में से उस एक बेस्ट स्टूडेंट को चुनना है, भले ही वो उन्हें रैंक दे। इसके बाद वो उन्हें वे ट्रेनिंग ग्राउंड की बिल्डिंग्स दिखाता है और बताता है कि अब वो सी हट हाउस द्वारा दी गई सबसे बेहतरीन डॉर्मेटरी में जा सकते हैं। और हाँ, वो जाते जाते एक इशारा भी करता है कि बाईं तरफ एक हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड भी है, जिसे उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि पेड़ों की मजबूत जड़ों के पास घास उगी हुई है। वे ट्रेनिंग ग्राउंड का कर्मचारी अपने हेड के पीछे पीछे चलता है। लाइमर अपनी पसंदीदा जगह एक बड़ी चट्टान पर पहुंचता है, जहां वो अक्सर दोपहर की नैप लेता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहां पहले से ही कोई मौजूद था। वो और कोई नहीं बल्कि खुद सीगार्ड परिवार का मुखिया ग्लेन था। ग्लेन अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, कैसा रहा सब कुछ? हवा में ग्लेन का रेड क्लोक लहरा रहा था। लाइमर अपनी पलकें झुकाते हुए जवाब देता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ आए हैं तो जाहिर है आपने सब कुछ खुद ही देख लिया होगा। दोस्तों, यहाँ इन दोनों दिग्गजों के बीच एक बहुत गहरी बात हो रही है। लाइमर कहता है कि उसकी टैलेंट पहचानने की क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। वो बैरन और रूनिन की तारीफ करता है कि उनमें उम्मीद के मुताबिक टैलेंट है। वो ये भी कहता है कि बाकी बच्चे भी भविष्य में परिवार का मजबूत सहारा बनेंगे। लेकिन फिर लाइमर अपने हाथ जोड़ता है और कुछ कहना चाहता है। ठीक उसी वक्त हमें रेयन की पीठ दिखाई देती है, जिस पर एक शैडो पड़ रही है। पीछे खड़ा कर्मचारी रिपोर्ट करता है कि उसे उस बच्चे में कुछ खास नहीं दिखा। लाइमर पत्थर से टेक लगाकर कहता है, उसकी ताकत साफ तौर पर अपनी सीमा लिमिट पर थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो दौड़ पूरी कैसे कर पाया। वो झूठ बोलता है कि चैप्टर शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब वो किसी की क्षमता को देख नहीं पाया, लेकिन असलियत कुछ और थी। लाइमर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, जब से मेरा डेंटियन बेकार हुआ है जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी दिलचस्प चीज की खुशबू आ रही है। वो गेम की तरफ देखता है और ऐलान करता है कि वो खुद एक टीचर बनना चाहता है। गेम उसे सलाह देता है, बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद मत करो, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। जिस पर लाइमर सहमत हो जाता है, लेकिन लाइमर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि इस कोर्स में कोई ऐसा है जिसे भविष्य सौंपा जा सकता है। ग्लेन अपनी भौहें चढ़ाते हुए बड़ाता है, वो बस एक सीडेंट था। उस बच्चे के लिए वॉरियर बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही ग्लेन वहाँ से जाता है, लाइमर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। वो खुद से कहता है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सच नहीं है। यानी दोस्तों, दोनों बूढ़े समझ चुके हैं कि रेयन में कुछ तो बात है। अब सीन वापस स्टूडेंट्स पर आता है। रेयन अपनी पलकें झुकाए हुए कहता है, मेन ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड जा सकते हैं। रेत ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुम इसके बाद भी और ट्रेनिंग करने जा रहे हो? तुम वाकई रूथलेस हो। रेयन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स उसे गुस्से में देख रहे थे। तभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे से आवाज आती है, ये नहीं हो सकता। क्रेन नाम का लड़का अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, वो सीगार्ड परिवार का डिसेंडेंट बिना किसी चालबाजी के इतनी देर तक टिक ही नहीं सकता था। वो बच्चे हैं जिन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपस में बातें करते हैं कि रेयन बीमार रहता है तो पक्का उसने उस मेडिसिन का इस्तेमाल किया होगा। एक लड़का कहता है, मैंने सुना है उसे वो मैजिक लिक्विड उस पटेहाल सेंट से मिला था। वो जल्द भून रहे थे कि रेयन सिर्फ दवाई के दम पर पास हुआ और अब इतना घमंड दिखा रहा है। क्रेन एक कपटी मुस्कान के साथ कहता है, तो क्या हमें इस घमंडी को सबक नहीं सिखाना चाहिए? अचानक
रेयन का शरीर जोर से एक पेड़ के तने से टकराता है। वो जमीन पर बैठा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ। क्रेन और उसके साथी उसे घेर लेते हैं। एक लड़का उंगली दिखाते हुए चिल्लाता है, एक साइड ब्रांच का वंशज जिसने अपनी रिश्तेदारी खो दी है, वो सिर्फ दवाई पीकर इतना अक रहा है। दूसरा चिल्लाता है, अगर वो एलिक्सर नहीं होता तो तू आज दौड़ भी नहीं पाता। रेयन अपनी वोट काटता है। वो सोचता है इतनी बेतुकी वजह के लिए ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साइड ब्रांच के ये बच्चे जिनमें खुद कोई काबिलियत नहीं है वो ऐसी कैडली ट्रिक्स चल रहे। रेयन अपना कंधा सहलाता है। क्रेन उसे डराने की कोशिश करता है, ज्यादा डरो मत, हम बस बात करने आए हैं, बिना कोई निशान छोड़े। क्रेन अपनी मुट्ठी तैयार करता है और हिंसते हुए कहता है, चलो बात करते हैं। आखिर अब हम सब स्टूडेंट्स हैं। बी रैफ जो ये सब देख रहा था अपनी एक आंख बंद करके पूछता है, क्या तुम इसे बर्दाश्त करोगे? ये पछताने वाली बात नहीं है। और दोस्तों इसी पल रेयन का सब्र टूट जाता है। वो बिना एक शब्द बोले सीधे दुश्मन के गाल पर एक जोरदार वार करता है। उन गुंडों की आंखें डर के मारे बाहर निकल आती हैं। हमारा एमसी अपना पैर हवा में उठाता है। रैफ भी हैरानी से अपना मुंह खोल देता है। एक ही झटके में वो साइड ब्रांच का लड़का जमीन पर ढेर हो जाता है। रेयन ठंडे दिमाग से पूछता है, क्या वाकई ये स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत है? वो उस लड़के की कलाई पकड़ता है और कहता है, सही शब्द तो ये होंगे कि मैं सिर्फ तुम्हें छूने वाला हूँ। अगले ही पल रेयन अपनी कोहनी से जबरदस्त प्रहार करता है। एक हरे बालों वाला लड़का उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी बुरा हाल होता है। वो घबरा कर पूछता है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? रेयन जो एक फॉर्मर मर्सनरी रह चुका है पूरे फोकस के साथ उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। देखने वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसे लड़के से कैसे हार रहे हैं जिसे वो कमजोर समझते थे। उधर क्रेन की हालत देखने लायक थी। उसकी लार टपक रही थी और आंखें पटी की पटी रह गई थी। रेत ये नजारा देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है, ये लड़का इतना जोरदार मार रहा है कि मजा आ गया। क्या शानदार नजारा है। वो लड़का जमीन पर हाथ टेककर बुरी तरह खांसने लगता है, अपना गला पकड़कर। साइड ब्रांच का प्रतिनिधि गिड़गिड़ाता है, हमसे गलती हो गई, प्लीज रुक जा, हम सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन रेयन अभी रुका नहीं था। वो मुस्कुराते हुए अपने बूट से उसके पैर की उंगलियों को कुचलता है। वो कहता है, खत्म करने से पहले मुझे कुछ पूछना है। वो लड़का डर के मारे कांपने लगता है। रेयन पूछता है, तुम्हें मेरे खिलाफ किसने भड़काया? क्या वो बैरन था? लड़का झुककर चिल्लाता है, नहीं, उस जेंटलमैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने खुद ये फैसला किया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रेयन अपने दुश्मन को देखते हुए बैरन के बारे में सोचता है। उसे लगता था कि बैरन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लगता है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ स्पॉइल नहीं है। रेयन उस लड़के से पूछता है कि क्या वो किसी को इस बातचीत के बारे में बताएंगे। लड़का तुरंत मना कर देता है। फिर रेयन उसके बाल पकड़ता है और उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर चेतावनी देता है, अगर तुम कल मुझसे बात करने लायक रहना चाहते हो तो मुझसे दूर ही रहना। वो भविष्य के तलवारबाज डर के मारे सिकुड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, हम तुम्हारी परछाई पर भी पैर नहीं रखेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। रेयन उन्हें जिंदा दफा होने के लिए कहता है। पेड़ के पीछे छिपा लाइमर ये सब देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, इसे देखने में कितना मजा आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हेड अपनी जवानी में हुआ करते थे। वो मानता है कि खून पानी नहीं होता और रेयन में मार्शल आर्ट्स का टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लाइमर मुस्कुराते हुए सोचता है, ये लड़का अभी भी अपनी पहचान छिपाए हुए है दूसरे टॉप टैलेंट्स के बीच। मेरी उम्मीदें इससे बढ़ती जा रही हैं। रात हो चुकी थी। चांदनी में स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री चमक रही थी। रेयन अपने सिस्टम स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि शर्त पूरी हो गई है और रात उसके एक्शन से खुश है, जिसके बदले उसे एजिलिटी में एक पॉइंट मिलता है। लेकिन रात को ये बात पच नहीं रही थी। वो गुस्से में बढ़ जाता है, जैसे ही मैं खुश होता हूँ इसके पॉइंट्स बजाते हैं। ये बेतुका सिस्टम क्या है? रेयन तिसकसते हुए पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? ये तो तुमने ही बनाया था। रात अपने दांत पीसते हुए चिल्लाता है, किसी ने मुझसे ये सिस्टम नहीं छीना, तुम बस मेरी बची कुची ताकत चुरा रहे हो, तुम अनग्रेटफुल कीड़े। फिर वो डेमन किंग थोड़ा शांत होता है और अपनी बाहें नीचे करते हुए एक प्रपोजल रखता है। रेयन पीछे मुड़कर देखता है। रात कहता है, चलो एक शर्त बेट लगाते हैं। जो ये थी, अगर रेयन जीतता है तो उसे ट्रिब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो हारता है तो रात उसका गुस्सा रात ले लेगा। तभी सिस्टम शर्त की डिटेल दिखाता है। शर्त ये है कि ऑफिशियल स्टूडेंट एग्जाम में सबसे हाई स्कोर लाना होगा। अगर रेयन सफल हुआ तो उसके सारे स्टेट्स 2 पॉइंट्स से बढ़ जाएंगे और उसे एक रैंडम एबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर वो फेल हुआ तो 10 पॉइंट्स गुस्सा एंगर पैदा होगा। रेयन स्क्रीन को घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब वही है जो लाइमर ने कहा था कि वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट चुनेगा? रात हामी भरता है कि हाँ, वो उसी रिजल्ट की बात कर रहा है। होलोग्राम में एक इंसान की परछाई अपने हाथ जोड़ती है जो कि स्नो फ्लावर को महसूस करने की स्किल थी। रेयन पूछता है कि ये रैंडम एबिलिटी सिलेक्शन क्या है? रात समझाता है कि उसकी रात की कोई एक एबिलिटी रेयन के पास चली जाएगी, लेकिन उसका लेवल रेयन की कमियों के हिसाब से कम हो जाएगा। रेयन अपने हाथ में कप पकड़े हुए एक आखिरी सवाल पूछता है, अगर मैं हार गया तो मुझे कैसा गुस्सा मिलेगा? रात एक शैतानी मुस्कान मलिशियस स्माइल के साथ जवाब देता है, बहुत आसान है, तुम्हें ठीक वैसा ही गुस्सा महसूस होगा जैसा उस किंग को होता है। जो गुस्सा मैं तुम्हें दूंगा वो उनके बराबर होगा, पर वो होगा राजा का गुस्सा। राउन अपनी बॉडी के अंदर उस इविल स्पिरिट यानी रात के साथ बात कर रहा होता है। रात उसे भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो राव से कहता
कहता है कि देखो, जैसे पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही अगर तुम लगातार गुस्से और नफरत को अपने अंदर आने दोगे तो एक न एक दिन तुम टूट जाओगे। तुम इस पावर को हैंडल नहीं कर पाओगे। राव, जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है और अपनी पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस रखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये डीमन किंग राथ असल में क्या चाहता है। राव अपने मन में सोचता है, ये अपनी बातों से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बातों में झूठ नहीं है, ये सच बोल रहा है, जो कि काफी स्ट्रेंज है। राव के हाथ में वो इमेजिनरी फ्रूट या पावर है जिससे राथ ऑफर कर रहा है। राव सोचता है रिस्क जितना बड़ा होगा, रिवॉर्ड भी उतना ही शानदार होगा, लेकिन राव कोई बेवकूफ नहीं है जो उस पॉइजनस एप्पल को बिना सोचे समझे खा ले। उसे पता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इस पावर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि राव कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो रिबॉर्न हुआ है। राव अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। वो रात से कहता है, तुम्हारी कंडीशंस बुरी नहीं है, मुझे ये मंजूर है। राव असल में सिस्टम के थ्रू रात के साथ एक बेट यानी शर्त लगा लेता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि आर्ग्यूमेंट विद वेथ हैज बीन एक्सेप्टेड। रात की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन राव मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस का यूज करूं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेनिंग ग्राउंड का नजारा देखते हैं। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है और गर्मी अपने चरम पर है। यहाँ सारे टेम्पररी डिसाइपल्स यानी वो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी हालत खराब हो चुकी है। सबके चेहरों से पसीना टपक रहा है। वो सब जमीन पर बैठे हुए हैं। उनकी टांगों में इतना दर्द है कि उन्हें लग रहा है जैसे उनकी मसल्स फट जाएंगी। बच्चे रोते हुए कंप्लेन कर रहे हैं, यार अब तो खड़े होने की भी ताकत नहीं बची, सुबह से बस दौड़ रहे हैं और अब ये। तभी हम लाइमा को देखते हैं जो हमेशा की तरह अपनी मस्ती में है। वो मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन करता है, बच्चा लोग, अभी तुम जो कर रहे हो उसे राइड एस पोज कहते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो पोजीशन है जैसे तुम घोड़े पर बैठे हो। लाइमर आगे वार्निंग देता है, इस पोज को हल्के में मत लेना, ये सभी मार्शल आर्ट्स का बेस है यानी नींव है, इसलिए बिना किसी एक्सेप्शन के सबको ये एक्सरसाइज करनी ही होगी। लाइमर तो बस ऑर्डर देकर खुद एक पेड़ के नीचे मजे से सोने चला जाता है और बोल देता है, जब तक मैं ना कहूँ इसी पोजीशन में रहना। बेचारे बच्चे। एक लड़की तो अपने होठ काट रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो और कितनी देर बर्दाश्त कर पाएगी। लाइमर ने साफ कर दिया है कि एग्जाम बच्चों का है, उसका नहीं, इसलिए वो तो आराम करेगा। तभी ब्यूरान, जो हमेशा गुस्से में रहता है, वो चिल्ला पड़ता है। उसका मुंह गुस्से से लाल हो चुका है। मैं अब और नहीं कर सकता, हमें स्वॉर्ड चलाना कब सिखाया जाएगा? पिछले 2 दिनों से हम बस ये बकवास पोज बना रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं। ब्यूरान को लगता है कि अगर वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनकी स्किल्स जंग खा जाएंगी। वो अपने साथियों को भड़काता है, चलो यहाँ से हम खुद अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करेंगे। ये बेसिक एक्सरसाइज टाइम वेस्ट है। और देखते ही देखते ब्यूरान और उसके ग्रुप के बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली शौक तो तब लगता है जब राथ, जो राव के साथ हवा में उड़ रहा है, नोटिस करता है कि राव अपनी जगह से नहीं हिला। राथ हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके पूछता है, अरे तुम उनके साथ नहीं गए? वो लोग फेंसिंग प्रैक्टिस करने गए हैं। राव, जो अभी भी उस लकड़ी के दरवाजे की तरफ देख रहा है जहाँ से बाकी बच्चे गए, बहुत ही काम होकर जवाब देता है, मुझे अभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मेरी स्किल्स अभी इतनी लो है कि अभी तलवार चलाना टाइम वेस्ट होगा। राव अपनी घुटने पर हाथ रखकर सोचता है, मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है बेसिक एंड्रेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ की। आपको याद होगा कि राव की बॉडी में कोल्ड आइस की वजह से उसकी स्टैमिना बाकी बच्चों से बहुत कम है। वो जानता है कि अगर उसे फ्यूचर में ग्रो करना है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे बिना मजबूत नींव के ऊंची इमारत नहीं बन सकती, वैसे ही बिना स्ट्रॉन्ग बॉडी के स्वॉर्ड मास्टर नहीं बना जा सकता। राव अपने माथे से टपकते पसीने को इग्नोर करते हुए डिसाइड करता है, मुझे दूसरों को देखकर जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे बस अपनी बॉडी को टेम्पर करने पर फोकस करना है। तभी सीन में एंट्री होती है रूनान की। वो दीवार के पीछे से छुपकर राव को देख रही है। रूनान नोटिस करती है कि राव की प्रोग्रेस बहुत तेज है। वो सोचती है, मैंने सुना था कि ये बहुत वीक है, लेकिन ये तो कल से भी ज्यादा वेट उठा रहा है। रूनान को ये बात नेचुरल लग सकती थी कि ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन राव जिस स्पीड से वेट बढ़ा रहा था वो नॉर्मल नहीं था। राव बेंच प्रेस कर रहा है और सोचता है, ये कैसे हो रहा है? पिछले हफ्ते ही मैंने 10 किलो बढ़ाया था और आज फिर से इंक्रीज हो गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा। रूनान को लगता है कि शायद राउंड का पोस्चर अलग है, इसलिए उसे ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि राउंड का तरीका बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। रूनान से रहा नहीं जाता और वो राव के पास पहुंच जाती है। राव अपनी कलाई पर पट्टी बैंडेज बांध रहा होता है। रूनान उसे बहुत ध्यान से देखती है, जैसे वो किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। उसे फील होता है कि राव के अंदर जरूर कुछ तो खास है। राउन उसे नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? रूनान कुछ नहीं बोलती, बस अपनी ठुड्डी चिन नीचे करती है, जबकि राव ऊपर देख रहा होता है। फिर अचानक राव एक्सरसाइज शुरू कर देता है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं और वो पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। रूनान की आंखें हैरानी से पटी रह जाती हैं। वो देखती है कि राव बिना रुके एक्सरसाइज कर रहा है। वो कंफ्यूज हो जाती है और वहीं उसके पास अपनी टांगों को पकड़कर खड़ी हो जाती है। राव को इग्नोर करते देख रूनान को ओडी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उसकी पीठ को घूरती रहती है। तभी रूनान को एक चीज स्ट्राइक करती है। जब वो राव के करीब थी तो उसे पसीने की बदबू नहीं, बल्कि एक बहुत ही
प्लेजेंट और फ्रेश खुशबू आई थी। ये खुशबू नॉर्मल नहीं थी। रूनान अपनी मुट्ठी भींचते हुए याद करती है, जैसे ही मैंने उस खुशबू को महसूस किया मेरी बॉडी अचानक हल्की हो गई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये खुशबू असल में रिंग ऑफ फायर और राव की माना प्योरिटी की वजह से है। रूनान अपनी उंगलियों को देखते हुए सोचती है, सिर्फ उस खुशबू की वजह से मैं आज यूजुअल से काफी ज्यादा वेट उठा पाई। ये कैसे मुमकिन है? राउन बेंच पर बैठा होता है और रूनान से पूछता है, तुम्हें कुछ कहना है? रूनान सिर हिलाकर मना कर देती है। राव बिना टाइम वेस्ट किए मुड़ जाता है, जिसे देखकर रूनान ओडी उदास हो जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही प्लान है, इस लड़के को फॉलो करना। उसे लगता है कि राव के पास कुछ ऐसा राज है जो उसे भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्यूरान और उसका गैंग वापस आ रहा है। दरवाजा खुलता है और ब्यूरान का चेहरा एकदम सीरियस है। वो पीछे मुड़कर देखता है और राव को रूनान के साथ देखकर उसका खून खौल उठता है। वो सोचता है, ये डायरेक्ट ब्रांच की प्रिंसेस उस जैसे साइड ब्रांच के लूजर के साथ क्या कर रही है? ब्यूरान को ये बात हजम नहीं होती। वो अपने इक्विपमेंट को कसकर पकड़ता है और ताना मारते हुए कहता है, ये सब बेकार है, सिर्फ बॉडी हार्डनिंग ट्रेनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। वो राव को लिटिल पपी समझता है जो भेड़ियों के बीच में आ गया है। ब्यूरान का मानना है कि राव चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो उनसे कभी जीत नहीं पाएगा। राव उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बस लाइमा की सिलुएट को इमेजिन करता है और सोचता है, मुझे नहीं पता कि एग्जाम कैसा होगा, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे बेसिक्स पर ही टीके रहना होगा। ब्यूरान अपने साथियों से कहता है, उस साइड ब्रांच वाले लड़के पर ध्यान मत दो, एग्जाम के रिजल्ट्स खुद बता देंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तभी एक नया कैरेक्टर सीन में एंटर करता है। राव अपनी डम्बेल्स उठा रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। राव मुड़ता है और देखता है कि डोरियन खड़ा है। डोरियन, जो कि ओरा डरपोक लेकिन दिल का साफ है, अपना सिर खुजलाते हुए इंट्रोड्यूस करता है, हाय मेरा नाम डोरियन है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ वर्कआउट कर सकता हूँ? डोरियन की आंखों में एक चमक है। वो राव की टेक्निक सीखना चाहता है। राव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहता है, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। डोरियन खुश हो जाता है और अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालता है, थैंक यू, ये लो, ये मेरी तरफ से। वो राव को चॉकलेट ड्रॉप कुकीज ऑफर करता है। डोरियन एक्साइट होकर बताता है, ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें ट्राई करने चाहिए। राव, जो अपनी पास्ट लाइफ में एक मर्सिलेस असैसिन था और इमोशंस से दूर रहता था, वो कुकीज को देखता है और ब्लंटली मना कर देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। लेकिन तभी राव नोटिस करता है कि रूनान की आंखें उन कुकीज को देखकर चमक गई हैं। रूनान, जो हमेशा इमोशनलेस रहती है, वो उन कुकीज को ऐसे घूर रही है जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। राव पसीने में लथपथ है और रूनान का ये रिएक्शन देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की आखिर है क्या चीज? डोरियन अपनी कुकीज वापस रखने ही वाला होता है कि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ एक और स्ट्रेंज मेंबर जुड़ गया है और इस तरह ये तीनों राउंड और एक अजीब सा ग्रुप बन जाते हैं जो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। अब शुरू होता है एक टाइम स्किप और मोंटाज सीक्वेंस। दोस्तों, यहाँ से कहानी की रफ्तार बदलती है। कैलेंडर के पन्ने पड़फड़ाते हुए उड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सीजन्स बदल रहे हैं, कभी बारिश हो रही है तो कभी ऑटम के सूखे पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं। राव की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। उसके जूतों पर कीचड़ और स्क्रैचेस हैं जो बताते हैं कि उसने कितनी मेहनत की है। ब्यूरान और बाकी बच्चे अभी भी फेंसिंग में लगे हैं, लेकिन राउन सिर्फ अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश कर रहा है। राउन के चेहरे से पसीना टपक रहा है, उसकी बॉडी का हर मसल दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो फोकस है वो हिल नहीं रहा। राउन रियलाइज करता है ट्रेनिंग शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। शुरुआत में राउन सबसे पीछे था, वो दौड़ते वक्त मरने की हालत में आ जाता था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। राउन दौड़ रहा है और वो सोचता है, वो वक्त जब मैं रोज मरता था अब खत्म हो गया है। राउन के बाल हवा में लहराते हैं। वो अपने पैर जमीन से उठाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वो देखता है कि जिन बच्चों की पीठ उसे ट्रेनिंग के पहले दिन दिखाई देती थी, यानी जो उसे आगे थे, अब वो सब पीछे छूट चुके हैं। अब उसके रास्ते में कोई नहीं है। राव गहरी सांस लेता है और रिफ्लेक्ट करता है, अब जब मैं सामने देखता हूँ तो मुझे सिर्फ तो लोग ही दिखाई देते हैं। शायद उसका इशारा ब्यूरान और रूनान की तरफ है, या फिर वो अपनी जिल को देख रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था। एग्जाम डे, सूरज ढल रहा है और उसकी ऑरेंज रोशनी पूरे अरीना पर पड़ रही है। ये 5th परेड ग्राउंड है। यहाँ का माहौल एकदम अलग है। क्राउड कचाकच भरा हुआ है। राउन की माँ भी वहाँ मौजूद है। उसके बालों में एक फूल लगा हुआ है और वो बहुत खुश दिख रही है। वो अपने बेटे को देखने आई है। स्टैंड्स में बैठे लोग चिल्ला रहे हैं, हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं। एग्जामिनर जोर से अनाउंस करता है, चूंकि आज गार्डियंस को पर्सनली यहाँ मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तभी रात फिर से राउन के पास आता है। वो उड़ते हुए पूछता है, क्यों, तुम्हें हमारी शर्त बैठ याद है ना? राउन साइड में देखता है। उसे रूनान और ब्यूरान के इमेजेस दिखाई देते हैं। रात उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम उन दोनों को हरा पाए हो, तो तैयार हो जाओ डीमन किंग का गुस्सा झेलने के लिए। राव, जो अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, एग्जाम एक बिल्कुल अलग चीज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी हमें डोरियन दिखाई देता है। वो डर के मारे जमीन पर बैठा हुआ है। राव उससे पूछता है, तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? डोरियन, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, वो कांपते हुए जवाब देता है, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगा। राव उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी पीछे से रूनान की आवाज आती है, ये लो। रूनान डोरियन के मुंह के पास वही चॉकलेट ड्रॉप
कप कुकी बढ़ाती है। वो कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे खा लो, अच्छा लगेगा। डोरियन मना करता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों नोटिस कीजिए कि रूनान जो किसी से बात नहीं करती थी अब अपने टीममेट्स का ख्याल रख रही है। सिल्विया दूर स्टैंड से अपने बेटे को देख रही है। वो अपनी मेड हेलन से कहती है हेलन देखो हमारा राव कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है ना। हेलन भी खुश होकर कहती है जी लेडी सिल्विया, यंग मास्टर ने सचमुच 6 महीने की ये मुश्किल ट्रेनिंग पूरी कर ली। डोरियन का पेट डर के मारे दुख रहा है, लेकिन सिल्विया को लगता है कि राउन अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा है। वो गर्व से कहती है मुझे पता था, राउन बचपन से ही बहुत समझदार है, उसने दोस्त भी बना लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। लेकिन तभी पूरे अरीना में सन्नाटा छा जाता है। सारी लड़कियां और ऑडियंस डर के मारे एक तरफ देखने लगते हैं। किसी के आने की आहट होती है। अनाउंसर की आवाज गूंजती है हेड ऑफ द हाउस हैज अराइव्ड। घर के मुखिया पधार रहे हैं और फिर एंट्री होती है ग्लेन ज़ीगार्ड की। ग्लेन के हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे जमीन हिल रही हो। उसके चेहरे पर गोल्डन मस्टैश और बियर्ड है और उसकी आंखों में ऐसी पावर है कि देखने वालों के पसीने छूट जाए। ऑडियंस में बैठे लोग हैरान है, क्या हेड पर्सनली यहाँ आए हैं? वो खुद सब कुछ वॉच करेंगे। ग्लेन ज़ीगार्ड बहुत ही शान से चलता हुआ आता है और अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। उसके कपड़ों पर लगा गोल्ड एक्सीलेंट चमक रहा है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, क्या ये पहली बार नहीं है कि वो खुद यहाँ आए हैं? दोस्तों ग्लेन का यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम बहुत ही ब्रूटल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। राव के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। लाइमा जो कि हमेशा चिल रहता है वो भी ग्लेन को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है और ब्रॉड स्माइल के साथ उनका वेलकम करता है। लाइमा अपना वही पुराना लापरवाह एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैमिली हेड खुद यहाँ बच्चों का फ्यूचर चुनने आएंगे। वो उड़ा मजाक में ये भी कह देता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ग्लेन को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर लाइमर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि वो उन्हें यहाँ देखकर बहुत खुश है। अब लाइमर अपना हाथ हवा में ऊपर उठाता है और अनाउंस करता है चूंकि अब हेड ऑफ द हाउस खुद यहाँ मौजूद है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए डिसाइपल्स सिलेक्ट करने का एग्जाम शुरू करते हैं। लाइमर कहता है कि वो फाइनली उस एग्जाम के कंटेंट को रिवील करने वाला है जिसका इंतजार ज़ीगार्ड फैमिली का हर इंसान कर रहा था, चाहे वो किसी भी जेंडर या एज का हो। अचानक लाइमर के हाथ में मौजूद वो ग्रीन लीफ तेज रोशनी के साथ चमकने लगती है। लाइमर की आंखों की प्यूपल्स शार्प हो जाती हैं और हवा में मैजिक स्ट्रीम्स घूमने लगती हैं। ये नजारा देखकर वहां खड़े सारे एप्लीकेंट्स डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। राव तुरंत अपना हाथ अपने सामने कर लेता है जैसे वो किसी खतरे को भांप गया हो। हल्का सा मुस्कुराते हुए लाइमर एक्सप्लेन करता है कि उसका एग्जाम बहुत सिंपल है। वो कहता है तुम सब फ्यूचर स्वॉर्ड्समैन हो तो तुम्हें बस मेरे ऑरा प्रेशर को झेलना होगा और उसे ओवरकम करना होगा। लाइमर अपने दोनों हाथ फैलाता है, अपनी आंखें बंद करता है और बड़ी गहरी बात बोलता है। वो कहता है कि प्रेशर हर वॉरियर की लाइफ का एक एसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए वो चेक करना चाहता है कि तुम लोग इसे कैसे हैंडल करते हो। लेकिन दोस्तों ये सुनते ही बच्चों में पैनिक मच जाता है। एक लड़का अपने हाथ क्रॉस करके चिल्लाता है मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, हम बच्चों ने अभी तो ऑरा को मास्टर करना शुरू किया है और आप सीधा ऑरा प्रेशर का टेस्ट ले रहे हैं। बाकी लोग भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगते हैं कि ये अनफेयर है क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो अभी तक ऑरा को ठीक से सीखा भी नहीं है। वो कंप्लेन करते हैं कि लाइमर तो क्लास में बस सोता रहता था, उसने प्रेशर के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं, तो वो असेसमेंट कैसे ले सकता है। बच्चों का ये रोना धोना सुनकर लाइमर एक गहरी सांस लेता है। वो समझाता है कि प्रेशर सिर्फ ऑरा का मैनिफेस्टेशन नहीं है, असली प्रेशर एक वॉरियर की स्पिरिट और उसकी अचीवमेंट से पैदा होता है। तभी लाइमर की हथेलियों के चारों तरफ एक ब्राइट ऑरा घूमने लगता है और वो कहता है देखो एक सच्चा वॉरियर बिना ऑरा यूज किए भी अपना प्रेशर दिखा सकता है। राव जो चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था वो साइड में देखता है और समझ जाता है कि लाइमर सही कह रहा है। तभी कैमरा ग्लेन ज़ीगार्ड की तरफ घूमता है। एक टीनेजर के गाल से पसीना टपक रहा है और ग्लेन एक्सप्लेन करता है कि भले ही किसी ने ऑरा मास्टर न किया हो, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर हर इंसान का अपना एक प्रेशर होता है। लाइमर अपने थ्रोन जैसी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता ग्रिन्स है और कहता है कि ट्रेनिंग की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑरा बिल्कुल नहीं है वो भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लाइमर को ग्लेन से यही उम्मीद थी कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब लाइमर अपना मुंह खोलकर चिल्लाता है क्या अभी भी कोई डिससैटिस्फाइड है? वो क्लियर कर देता है कि जो लोग बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और एग्जाम शुरू होगा। सबसे पहले बारी आती है हमारी आइसक्रीम रूनान की। लाइमर उसे आगे आने के लिए कहता है और बाकी सबको पीछे रहने को बोलता है। रूनान अपनी मुट्ठी भींचती है। लाइमर उसे इंस्ट्रक्शंस देता है मैं उतना ही प्रेशर रिलीज करूंगा जितना तुम हार्ड ट्रेनिंग के बाद झेल सको। तुम्हें बस इस प्रेशर को तोड़ना है और मुझे छूना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पास हो। लाइमर अपनी स्माइल के साथ वार्निंग भी देता है याद रखना अगर तुमने ऑरा यूज किया तो तुम तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। तुम्हें सिर्फ अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है जो तुमने ट्रेनिंग के दौरान हासिल की है। रूनान अपना जबड़ा जौ कसती है और एक कदम आगे बढ़ाती है। लाइमर के चारों तरफ पावरफुल एनर्जी का बवंडर है, लेकिन रूनान बिना डरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अगले ही पल वो लाइमर की कलाई पकड़ लेती है। क्या बात है? लाइमर उसके सिर को थपथपाता है और इम्प्रेस होकर कहता है काफी आसानी से कर लिया। रूनान एक गहरी सांस छोड़ती है। लाइमर सबकी तरफ देख कर
कहता है, देखा ये रिजल्ट है उसकी मेहनत का, इसने अपनी जी जान लगा दी थी ट्रेनिंग में। अगला नंबर आता है हमारे डरपोक लेकिन प्यारे डोरियन का। जैसे ही वो सुनता है कि वो नेक्स्ट है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो डरते हुए पूछता है, क्या ऑर्डर वाइज जाना जरूरी है? लाइमर कहता है, हाँ मेरा मन है, इसलिए चुपचाप जल्दी आगे आ। बेचारे डोरियन के चेहरे से पसीना बह रहा है। लाइमर उसे समझाता है, तुमने देखा ना रोनान ने क्या किया, तुम्हें बस अपनी विल पावर से प्रेशर की दीवार को तोड़ना है। डोरियन रोंदू सूरत बनाकर पूछता है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं तो अपनी लैक और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता हूँ। लाइमर अपने हाथ फैलाकर साफ कह देता है, अगर नहीं कर पाए तो तुम फेल हो। डोरियन डर के मारे अपना जबड़ा कसता है और घुटनों को झुका लेता है, बेंट हिज नीज, जैसे वो किसी भारी बोझ के नीचे दब रहा हो। राव ये सब देख रहा है और नोटिस करता है कि प्रेशर की फोर्स हर बच्चे के लिए अलग है। राव मन में सोचता है, लाइमर अपने हाथ में उस मैजिकल ऑक को यूज करके हर बच्चे की एबिलिटी और प्रोग्रेस के हिसाब से प्रेशर एडजस्ट कर रहा है। राव हैरान है कि इतने सारे बच्चों के बीच भी लाइमर ने सब पर नजर रखी हुई थी। डोरियन किसी तरह गिरते पड़ते लाइमर तक पहुंचता है। लाइमर अनाउंस करता है, सक्सीडेड, तुम एक्सेप्ट हो गए हो। लाइमर उसे एडवाइस देता है, तुम्हारे अंदर एबिलिटीज है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखो। सुनते ही डोरियन धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसकी जान में जान आई हो। दोस्तों, एक एक करके बच्चे आते हैं और एग्जाम चलता रहता है। लाइमर आगे कैंडिडेट को बुलाता है, एक पत्ता पानी पर तैर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और अब बारी है ब्यूरान की। ब्यूरान का नाम सुनते ही उसका मुंह खुल जाता है। लाइमर कहता है, चलो तुरंत शुरू करते हैं, और अपनी आंखें स्क्रीन नैरोड कर लेता है। अचानक ब्यूरान के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा घूमने लगता है। ब्यूरान अपनी मुट्ठियां भींचता है और सोचता है कि क्या वो इसे रेजिस्ट कर पाएगा। वो अपने पैर जमीन पर जमाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि रूनान ने ये इतनी आसानी से कैसे कर लिया, क्योंकि उसे तो ये बहुत भारी लग रहा है। ब्यूरान के घुटने मुड़ जाते हैं। वो बड़बड़ाता है, मैं अपना पैर नहीं हिला पा रहा। वो गिरते गिरते अपनी हथेली जमीन पर टिका देता है। लाइमर उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा टैलेंट बाकी सबसे बहुत ज्यादा स्पेशल है। यहाँ मौजूद 160 गिफ्टेड बच्चों में से तुम्हारे जैसे टैलेंट वाले पास उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ब्यूरान कंफ्यूज्ड है। लाइमर उसे कड़वा सच बताता है, तुमने और तुम्हारे साथियों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। तलवार उठाने का क्या मतलब जब तुम सिर्फ मूवमेंट्स कॉपी कर रहे हो और उनके ट्रू मीनिंग को नहीं समझते। लाइमर उसे डांटता है कि उसे स्वॉर्ड की जगह अपनी एंड्योरेंस और विल पावर को टेम्पर करना चाहिए था। ब्यूरान गुस्से में अपने दांत दिखाता है। लाइमर कहता है, मुझे पता है जब भी तुम्हें मुश्किल होती थी तुम ऑरा यूज कर लेते थे, लेकिन अगर इस बार तुमने ऑरा की मदद ली तो तुम इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ब्यूरान सोचता है, मैं यहाँ फेल नहीं हो सकता। तभी ब्यूरान को अपना पास्ट याद आता है। वो कोने में छुपकर अपने पिता को देखता था। वो बड़बड़ाता है, मैं नहीं भूल सकता कि फादर ने मेरे भाई के साथ कितना कोल्ड बिहेवियर किया था। उसे अपने पिता की वो सख्त नजरें, स्टर्न गेज याद आती है। ब्यूरान का मुंह डर के मारे खुल जाता है। वो रियलाइज करता है कि अगर मैं अभी इसे ओवरकम नहीं कर पाया तो मुझे भी अबैंडन त्याग कर दिया जाएगा। अबैंडन होने का डर उसे पुश करता है। अचानक ब्यूरान अपनी जगह से रश करता है और लाइमर की तरफ बढ़ता है। लाइमर अपने हाथ जेब में डालकर कहता है, एक्सेप्टेड। ब्यूरान राहत की सांस लेता है। साइड हेविली लाइमर उसे समझाता है, तुम अभी सिर्फ 12 साल के हो, बड़ों की एक्टिंग करना छोड़ो और अपनी उम्र के हिसाब से ट्रेनिंग करो। अगर तुम हमेशा ऊपर देखकर चलोगे तो किसी दिन जमीन पर पड़ी टहनी से टकरा कर गिर जाओगे। लाइमर अपने चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लाता है और मुस्कुराता है। अब आता है वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था। लाइमर अनाउंस करता है, द लास्ट वन राउंड। राउंड अपने पैर घिसटते हुए कॉन्फिडेंस के साथ यस बोलता है और मेन टीचर की तरफ बढ़ता है। लाइमर अपनी आंखें बंद करके पूछता है, तुम आखिरी हो, क्या तुम तैयार हो? राउंड ऊपर देखता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। अचानक पावरफुल एनर्जी का एक धमाका होता है। लाइमर कहता है, तो फिर शुरू करते हैं, और अपने हाथ फैला देता है। लाइमर की ओर से इतनी तेज ब्राइट लाइट निकलती है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। ऑडियंस में बैठी सिल्विया डर के मारे अपनी आईब्राउज उठाती है और अपने बेटे का नाम पुकारती है। ग्लेन ज़ीगार्ड की भी आंखें प्यूपिल्स शार्प हो जाती हैं। चारों तरफ सवाल उठने लगते हैं कि ये कैसा प्रेशर है, ये तो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा है। राव अपनी मुट्ठियां भींचता है और मन में पूछता है, क्या ये सच में मेरा एग्जाम है? लाइमर, जिसका मुंह खुला हुआ है, वो मान लेता है कि मैंने जो देखा है उसके हिसाब से इसका टैलेंट ब्यूरान और रूनान से कहीं ज्यादा है। इसलिए वो राव को चैलेंज करता है कि इसे बर्दाश्त करके दिखाओ। राव अपने चेहरे को हाथ से कवर करता है। वहाँ नीली किरणें, ब्लू रेज दिखाई देती हैं। राव, जो कि एक फॉर्मर असैसिन है, वो बड़बड़ाता है, वॉरियर स्पिरिट शरीर में नहीं बल्कि सोल वेसल आत्मा में होती है। वो अपने दोनों हथेलियों को क्रॉस करता है और रियलाइज करता है कि अब उसके अंदर सिर्फ राव की स्पिरिट नहीं है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद को याद दिलाता है, मैं एक हाइड किलर था। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ लाइमर का हैवी प्रेशर और दूसरी तरफ एक लेजेंडरी असैसिन की सोल। राव अपना पैर जमीन से उठाता है। लाइमर हैरान होकर अपनी आईब्राउज उठाता है। क्या ये सच में इतने प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है? ग्लेन का चेहरा भी सीरियस हो जाता है। राव अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लाइमर सोच ही रहा होता है कि
कि क्या ये पॉसिबल है, तभी राव उसे इस जोर से पुश करता है। लाइमा बैलेंस को देता है। राव उसे कहता है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें खड़ा भी नहीं होना चाहिए। सब स्टन रह जाते हैं। स्पेक्टेटर्स की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। लाइमा के गाल से पसीना टपकने लगता है। खुद ग्लेन ज़ीगार्ट, राव के दादा, अपनी आईब्राउज नीचे करके कंफ्यूजन में आ जाते हैं। राव एक सैटिस्फाइड ग्रिन मुस्कान के साथ पूछता है, क्या एग्जाम खत्म हो गया? बाकी बच्चे अपनी आंखें गोल करके आपस में बात कर रहे हैं। इसने इतने प्रेशर को कैसे ओवरकम किया? ये कैसे मुमकिन है? वो हैरान है कि क्या राव ने सच में लाइमा को पंच मारा। लाइमा अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो राव को देखता है और सोचता है, ये तो वो बीमार बच्चा है जिसके पास और अभी नहीं है। लाइमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो स्टन है। वो अपनी आंखें छोटी करके पूछता है, तुम कौन हो? राव अपना हाथ उठाता है और कहता है, आप मुझे 6 महीने से वॉच कर रहे हैं, और फिर अपना नाम बताता है। लाइमा फाइनली अपनी हिंसी रोकता है और कहता है, तुमने खेली खुद को सपास कर लिया है। वो एडमिट करता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा प्रेशर यूज किया था। मैं तो बस मजाक जोक करना चाहता था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इसे ओवरकम कर लोगे। राव साइड में देखता है। लाइमर अपना सिर खुजलाते हुए हंसता है और अनाउंस करता है, मैं हेड टीचर हूँ। ओडा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। खैर, राव के साथ कि आज का स्टूडेंट सिलेक्शन एग्जाम खत्म होता है। बिरान के गाल से डर के मारे पसीना बह रहा है। लाइमर कहता है, अब टाइम आ गया है बेस्ट स्टूडेंट अनाउंस करने का, क्योंकि तुम सब क्यूरियस हो गए। लाइमर सबके सामने ऐलान करता है, राव बन गया है 5th ट्रेनिंग पैलेस का बेस्ट स्टूडेंट। ये सुनते ही बच्चों के मुंह हैरानी से खुल जाते हैं। सिल्विया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो चिल्लाती है, हमारा राउंड बेस्ट है। उसकी मेट भी कहती है, उन्होंने कर दिखाया। लेकिन ऑडियंस में बैठे लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बेस्ट कैसे हो सकता है? माना इसने प्रेशर ब्रेक किया, लेकिन इसने बिरान को कैसे पीछे छोड़ दिया? तभी बिरान गुस्से में चिल्लाता है, मैं इसे नहीं मानता, ये सब गलत है, ये धोखा है। लाइमर साइड में देखते हुए पूछता है, तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? बिरान अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है और चिल्लाता है, ये राउंड मुझसे एंड्योरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज हर चीज में कमजोर है। ऐसा इंसान बेस्ट कैसे बन सकता है? वो गुस्से में कहता है, इसने पक्का कोई ट्रिक यूज की है। बिरान पसीने से लथपथ है और कहता है कि अगर सोचो तो यही सेंस बनाता है, बाकी लोग भी फुसफुसाने लगते हैं। जिसके पास कर्स और बिटर कोल्ड है और ऑरा भी नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या टीचर और राव मिले हुए हैं? राव सामने देखते हुए सोचता है कि लाइमर की रेपुटेशन को देखते हुए लोगों का ऐसा सोचना क्वाइट पॉसिबल है। बिरान अपनी इंडेक्स फिंगर राव की तरफ उठाता है और चैलेंज करता है, हम हाउस ज़ीगार्ट के वॉरियर्स हैं। बेस्ट स्टूडेंट का फैसला बैटल से होना चाहिए, ना कि किसी एग्जाम से। लाइमर एक पल के लिए रुकता है और फिर स्मर्क करता है। वो बिरान से पूछता है, क्या तुम सच में बेस्ट प्लेस हासिल करना चाहते हो? बिरान शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट करता है कि ऐसी बात नहीं है, बस जस्टिस चाहिए। लाइमर अनाउंस करता है कि एग्जाम तो खत्म हो चुका है। फिर वो मुड़ता है और सीधे ग्लेन ज़ीगार्ट से पूछता है, हेड, आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ग्लेन ज़ीगार्ट, जो अपने थ्रोन पर सीरियस होकर बैठे हैं, वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि लोग इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फिर ग्लेन राव से पूछता है, क्या तुम बिरान से लड़ना फाइट चाहते हो? बिरान ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन राव अपना मुंह खोलता है और सीधे मना कर देता है। बिरान हैरान होकर राव को देखता है। राव एक ट्रू जीनियस की तरह जवाब देता है, एग्जाम खत्म हो चुका है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, बिना किसी फायदे बेनिफिट के लड़ने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। दोस्तों, राव ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, समझदार भी है। लेकिन क्या ग्लेन ज़ीगार्ट उसकी इस बात को मानेंगे या फिर बिरान के साथ ड्यूल होकर रहेगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। टीवी तक के लिए बाय बाय के मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।